नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम श्री रविंद्र दास जी को लेके आए हैं और एक पर्पस से लेके आए हैं। जो मधुबनी चित्रकला है, जिसको मिथिला चित्रकला भी कहने की परंपरा है और है भी, इसमें 6 महिलाओं को पद्मश्री मिला है और हमें लगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो खुद कलाकार हो और कला इतिहास में जिसकी परख हो, लोक को भी जानता हो, कला को भी जानता हो, कला इतिहास को भी जानता हो, उसका गुणज्ञ हो, उसमें उसने ट्रेनिंग ली हुई हो और वो प्रैक्टिस करता हो। तो ऐसे ही जो हमारे आज के वक्ता है वो है श्री रविंद्र कुमार दास। पुराने मित्र हैं, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व छात्र रह चुके हैं और पेंटिंग विधा में लगभग 30-35 साल से लगे हुए हैं। इनकी पत्नी भी पेंटिंग करती है, वो भी मिथिला चित्रकला के बहुत सारे प्रयोग को करती है और रविंद्र जी को सुनना बहुत अच्छा है। बड़ी ही निष्पक्ष बातें कहते हैं, मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो ये जो 6 जो मिथिलानी है मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में जिनको पद्मश्री मिला है, उसमें से हमने सोचा कि रविंद्र जी के साथ 3 वार्तालाप में इसको पूरा करेंगे। तो वार्तालाप की पहली कड़ी है आज और इस कड़ी में हम लोग पद्मश्री गंगा देवी और पद्मश्री बउआ देवी इसकी चर्चा करेंगे और रविंद्र जी के श्री बुक से करेंगे। तो मैं रविंद्र जी को, जो फोक ब्रेन का यह जो पटल है, इस पे स्वागत है रविंद्र जी आपका। और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप आए हैं और हम रविंद्र जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी जो कला यात्रा में, ये 2 कलाकार हैं, उनकी जो कला यात्रा है, उनकी कला में जो संवेदना है, उसकी कला के जो पक्ष है, कला का जो प्रयोग है, कला में वो कैसे आगे बढ़ी है, दोनों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, क्या-क्या चीजें हैं, इस पे अपने वाचन को कहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है रविंद्र जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फोक ब्रेन के जितने श्रोतागण हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और कैलाश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मंच मुहैया कराया है जिससे हम आप सबसे जुड़ पा रहे हैं और महान विभूतियों के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं। जब भी हम मिथिला कला के बारे में बात करते हैं तो एक बात सबको पता है, हम सबको ये बात पता है, पूरे विश्व में ये विख्यात है और ये ऐसी लोक कला है कि विदेशों से लोग गूगल में सर्च करके सीधे मधुबनी के गांव तक पहुंचते हैं और कलाकारों से जुड़ते हैं, उनकी पेंटिंग खरीदते हैं और लेके चले जाते हैं। बहुत लोगों ने रिसर्च किया, बहुत लोगों ने उस पर पुस्तकें लिखी। तो आज मिथिला कला पूरे विश्व में हर व्यक्ति जानता है। मैं एक स्कूल में गया था तो वहां बच्चों ने कहा कि मैं मिथिला पेंटिंग इसलिए बनाती हूँ कि सबसे ज्यादा नेट फैमिलियर है। तो आप समझ सकते हैं टेक्निकली भी बहुत रिच है और विदेशों तक इसकी पहुंच है। अधिकतर पुस्तकें जो इस पर लिखी गई हैं विदेशियों द्वारा लिखी गई हैं। रिसर्च जो किए गए हैं सब विदेशियों द्वारा किए गए हैं। भारतीय लोग भी अब कर रहे हैं, भारतीय लोग भी पुस्तक लिख रहे हैं, भारतीय लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, कई संस्थाएं इस पे काम कर रही है, लेकिन ज्यादातर काम विदेशियों ने किया है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये तो खुशी की बात है कि पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इसकी कहानी जब भी आप सुनते होंगे या जहां भी पढ़ते होंगे तो आप 2 दुखद घटनाओं का जिक्र जरूर सुनते होंगे। सबसे पहला कि 1934 का वो भूकंप, जिस भूकंप में पूरा मिथिला एक तरह से समझिए कि तहस-नहस हो गया। जितने कच्चे मकान थे सारे टूट गए। उसी में ये पूरी दुनिया में मतलब लाइमलाइट में आया। पहली बार दुनिया ने इसके बारे में जाना वो उसी भूकंप के कारण। उस भूकंप में जो डब्ल्यू.जी. आर्चर आए थे, उन्होंने जो व्यवस्था करने के लिए वहां, चूंकि ब्रिटिश अधिकारी थे तो उन्हीं की जिम्मेवारी थी। उस समय जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे या उन्होंने जो दौरा किया उसका जो वर्णन किया, उसके जो फोटोग्राफ्स बाद के दिनों में मार्ग पत्रिका में छपी। आप समझिए 34 के बाद 1949 में ये मार्ग पत्रिका में पहली बार छपी और पूरी दुनिया ने उसके बारे में जाना, लिखा भी गया था। तो कोई कला
विश्व स्तर पर जब उसके बारे में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी चर्चा होती है, तो कैसे उसका असर आज हम जो देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये लोक कला चर्चित है, इसका आप कह सकते हैं कि बुनियाद वहां से हुई। हालांकि वो दुखद घटना थी, उसमें इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फिर दूसरी बार फिर उसकी पत्नी ने, डब्ल्यू आर्चर की पत्नी ने 1977 में फिर से छापा उसको मार्ग पत्रिका में, और भी चर्चित हो गई। तब इंडिया में भी बहुत से लोग, इंडिया के अधिकारी, प्रधानमंत्री या बहुत सारे मंत्री उसको सीरियस ले ले। तब तक 1961-62 का दौर आप कह सकते हैं कि दूसरी एक दुखद घटना हुई। बिहार में फिर से अकाल पड़ा, और अकाल में मतलब जितनी उसमें त्रासदी हुई थी, उससे कम त्रासदी इसमें भी नहीं हुई। उस बार भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी ध्यान गया, और सबने मिथिला में वहां के लोक कल्याण के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो लोग अशिक्षित थे, उनके सहायतार्थ कोई योजना बनाने की। तो उस समय हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के चीफ डिजाइनर हुआ करते थे भास्कर कुलकर्णी। तो उनको श्रीमती इंदिरा गांधी की जो दोस्त थी प्रफुल्ल जयकर जी ने, उन्होंने भेजा कि आप जाकर के वहां के कलाकारों के साथ मिलके कोई योजना बनाइए, कुछ करिए, ताकि उनको हम अनुदान दे सके, उनको कुछ कर सके उनके लिए। तो पहली बार जब वो 62 के करीब में आए, तो सभी कलाकारों से मिले। उस समय बहुत सी महिलाएं आंगन से बाहर नहीं जाती थी, बहुत सी महिलाओं को पता नहीं था, पुरुषों का एक दबदबा हुआ करता था। लेकिन फिर भी जो कुछ महिलाएं मिली, मतलब पहली बार 6 महिलाओं से वो मिली, कुलकर्णी जी, जिनकी कलाकृतियों को वो दिल्ली ला करके प्रदर्शित किए। पहली बार ये जो है प्रदर्शनी जो दिल्ली में ला के की गई थी, उस प्रदर्शनी में 5 से 10 रुपए में वो पेंटिंग बिकी। मतलब आप कह सकते हैं 1967 में वो प्रदर्शनी दिल्ली में हुई। लेकिन जो 6 महिला कलाकार आई, वो इतनी प्रतिभाशाली थी, इतनी मतलब बेहतर परफॉर्मेंस था उनका, कि वो अपने आने वाले जनरेशन को बहुत प्रभावित किया। उनमें से कुछ कला गुरु भी थे, और कुछ सीखने वाले शिक्षक भी थे, टीनेजर्स भी थे, मतलब सभी उम्र के उसमें कलाकार थे। आज देखिए ये परंपरा इतनी चल निकली है कि कई सारे गांव हैं जिसमें सब घर में मजदूरी और खेती करने के बाद जो भी समय मिलता है, सब के सब कलाकार हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 100% गांव कलाकार है। खास करके 2 गांव का जिक्र तो खूब आता है, रांटी जितवारपुर और रसीदपुर। रांटी और जितवारपुर तो विश्वविख्यात है। आप किसी भी घर में चले जाएंगे, हर व्यक्ति कलाकार मिलेगा और कला से जुड़ा हुआ मिलेगा। ये छोटी सी कहानी है जो आप हम सब जानते हैं। आप ये भी मैं बता दूं यहाँ पर कि 6-6 लोग जिनको पद्मश्री मिला है इस मधुबनी कला में, वो पद्मश्री छोटा-मोटा पुरस्कार नहीं है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये अभी तक इस पुरस्कार के अंदाजा मैं इस हिसाब से बता दूं आपको कि बिहार में जो समकालीन कलाकार हैं या आधुनिक कलाकार हैं, उनमें से अभी तक मात्र 1 कलाकार को मिला है, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी को। जबकि हमारे मिथिला क्षेत्र में लोक कला से जुड़ी हुई महिलाओं में से 6-6 महिलाओं को ये पद्मश्री मिल चुका है, और कईयों को राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तरीय पुरस्कार तो कई नाम है। लेकिन आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं, ये जो सीरीज है, ये हमारी पद्मश्री से जो पुरस्कृत कलाकार हैं, उन्हीं लोगों की हम चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले पद्मश्री मिला 1975 में जगदम्बा देवी को, उसके बाद 1981 में सीता देवी को, फिर 1984 में गंगा देवी को, तब फिर 2011 में महासुंदरी देवी को, उसके बाद 2017 में बउआ देवी को, फिर 2019 में गोदावरी दत्त को। तो आज हम अपनी वार्ता जो शुरू करेंगे, वो सबसे आदरणीय, जिनको आज की पीढ़ी के जितने भी मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार हैं, या जो लोग भी मधुबनी पेंटिंग करते हैं, वो सब लोग जिनको सबसे आइडियल मानते हैं, मतलब उसको गुरु तुल्य मानते हैं, उनकी चर्चा सबसे पहले लेंगे। वो है गंगा देवी। तो हम गंगा देवी की चर्चा करेंगे। और पिछले दिनों दिल्ली में आप सबको याद होगा कि बउआ देवी को भी पद्मश्री मिला था। तो बउआ देवी की भी चर्चा इसलिए कि जर्मनी में जब प्रधानमंत्री हमारे गए थे, तो वहां के एक मेयर को इन्होंने बउआ देवी की पेंटिंग गिफ्ट की थी, तो बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी बउआ देवी। तो इन दोनों की आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे।
सबसे पहले मैं गंगा देवी की चर्चा से शुरुआत करना चाहूंगा कि गंगा देवी को आखिर मिथिला कला से जुड़े हुए जितने भी कला प्रेमी हैं या जितने भी कलाकार हैं, वो उनको सबसे ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं? आखिर क्या वजह है? हर कलाकार के जीवन में एक तो उसकी जीवन शैली होती है, उसका वर्किंग स्टाइल जिसको हम कह सकते हैं, काम करने की तरीका या काम में जो गुणवत्ता होती है, मतलब किस लेवल की वो कलाकार थी, किस तरह का काम वो करती थी, किन विषयों को चित्रित करती थी। इन सब चीज़ों के बात करने से पहले हम थोड़ा-सा उनके जीवन के बारे में भी चर्चा कर लें कि उनके लाइफ में क्या थी, यात्रा क्या था। आप हम चाहेंगे कि कैलाश जी गंगा देवी के चित्र को ज़रा दिखा दिया जाए, तो एक बार चित्र दिखा देने से लोग जुड़ पाएँगे उनको। तब हम उनके लाइफ के बारे में जब वार्ता करेंगे, तो उससे ये गंगा देवी का चित्र बनाते हुए चित्र है। जब वो पेंटिंग करती थी उस समय का वर्किंग स्टाइल का फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट। ये आप देखिए इसमें गंगा देवी तिलक लगाए हुए और वो कंठी धारण करती थी। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और दूसरे बगल वाले चित्र में आप देख रहे होंगे वो पूजा कर रही हैं। तो पूजा वाला चित्र मैंने इसलिए दिखाया है कि गंगा देवी वो कलाकार थी जो बिना पूजा किए पेंटिंग नहीं बनाती थी। मतलब सुबह उठ करके स्नान करना और साफ-सफाई करना, खुद अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट महिला थी और बिना पूजा-पाठ के पेंटिंग तक नहीं कर सकती थी। आप समझ सकते हैं कि पेंटिंग को कितनी ही सीरियसली वो लेती थी। नेक्स्ट। ये गंगा देवी का वो काम है जो यहाँ क्राफ्ट म्यूजियम में कोहबर नाम का ये चित्र है। इसके क्राफ्ट म्यूजियम ने एक कमरा बना रखा था उनके नाम पे, जिसमें उनकी बनाई हुई कलाकृति बहुत सालों तक लोगों ने देखा। हालांकि वो बिल्डिंग अब टूट गया है, ये दुखद बात है, उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है उनके उस काम की बहुत सराहना की है। और पूरा का पूरा कोहबर घर उन्होंने सजाया था और बहुत ही बारीक चित्रण है। बहुत ही बढ़िया काम है इनका। ये काम का फोटोग्राफ्स ही अब मिल सकता है, ओरिजिनल काम तो अब नहीं है। नेक्स्ट। ये उसी चित्र का कोहबर में ही जो बांस का चित्र है उसका डिटेल है ये। नेक्स्ट चलाइए। ये जीवन। हाँ, लाइन ईटिंग ये यंग मून ये चित्र है। मतलब एक शेर मून को खा रहा है, वो चित्र है। चूंकि छोटा होने के कारण थोड़ा दिख नहीं पा रहा है। हाँ। नेक्स्ट। ये नैना जोगिन उनका बनाया हुआ बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर चित्र है। अभी तक मैंने बहुत लोगों का नैना जोगिन बनाया हुआ देखा है। लोग शादी ब्याह में बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इतना साफ सुथरा और इतना इस चित्र में अमूर्तन आपको दिखाई देगा। मतलब पूरे बॉडी में जो डिजाइनिंग है वो फॉर्म को बिल्कुल अमूर्तता की ओर ले जाता है। उसमें हावी नहीं होता है उसकी आकृति, उसके हाव। बिल्कुल इसमें आप आंख भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है और पूरी बॉडी में डिजाइनिंग है। तो मतलब लोक कलाकार भी कैसे उसमें डिजाइनिंग से अमूर्तता लाते हैं अपनी कलाकृतियों में, वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट। ये उनका एक सीरीज हुआ था जो बहुत दिनों तक उन्होंने इस पे काम किया। 83 की बात है, 1983 में साइकिल ऑफ लाइफ करके सीरीज चलाई थी उन्होंने। उस सीरीज का ये काम है। नेक्स्ट। हाँ, ये लटपटिया तोता।
आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में अधिकतर चित्र प्रेम से जुड़े हुए होते हैं, खास करके कोहबर में तो सब जोड़े में होते हैं। और आप समझ सकते हैं उसकी महत्ता कितनी ज्यादा होगी कि हमारा पूरा मधुबनी या मिथिला पेंटिंग प्रेम रस से भरा हुआ है। और ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे सुंदर उदाहरण है लटपटिया तोता। एक बार मैंने पूछा था कि लटपटिया तोता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने कहा प्रेम से सराबोर जो हम प्रतीक हैं उसमें हम तोता को मानते हैं, प्रेम का प्रतीक तोता है। तो हम दोनों तोते को एक दूसरे से प्रेम में जुड़े हुए बनाते हैं, वो लटपटिया तोता है। नेक्स्ट, ये नाग पंचमी के अवसर पर नाग का चित्रण किया है उन्होंने, लेकिन आप इसमें देखिए कि किस तरह से एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न की तरह, एक डिजाइनिंग की तरह एक ज्यामिति, कंप्लीट ज्यामिति दिखाई देता है इस चित्र में। और उससे निकलता हुआ दो सर जो है सांप का, वो दिखाई देता है। आप मतलब पूरी तरह से जो जैन मिनिएचर या तांत्रिक पेंटिंग में देखते हैं, वो इसमें आपको वो रस मिलेगा और अमूर्तता का भी रस मिलेगा। जनरली हम लोग कलाकारों को कहते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अमूर्तन से उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। लेकिन जो हम आधुनिक कला में अमूर्तन पढ़ते हैं, वो आपको इसमें दिखाई देगा। और इतना बारीक, इतना सधा हुआ रेखांकन, जैसे आपको बिल्कुल लगता है कि हाथ से बना है, लेकिन मैकेनिकल का इफेक्ट देता है। बहुत सुंदर सजीव चित्रण है ये, नागपंचमी पर बनाया हुआ स्नेक का जो ड्राइंग है। नेक्स्ट, ये सनफ्लावर ट्री बनाया है गंगा देवी ने, सनफ्लावर ट्री। ये भी इसमें पहले लगता है कि ऊपर के भाग में एक एक पत्ती बनाई गई है, नीचे या तो काम ये अधूरा रह गया है या इसकी ऐसी डिजाइनिंग की है, वो देखने से पता लगता है कि ये इसमें और काम बाकी था। क्योंकि ऊपर के पार्ट में आप देखेंगे तो हर उसके तने में, हर ब्रांच में बारीकी से पत्ते नहीं बने हैं नीचे वाले में, लेकिन ऊपर के भाग में पूरा बनाया गया है। तो शायद ये मेरे ख्याल से ये अनकंप्लीट रहा होगा उनका ये काम। नेक्स्ट, हाँ, ये राम कथा पर उन्होंने बहुत से चित्रण किए। राम कथा सीरीज पर उन्होंने जो चित्रण किए, उसमें से दो अच्छे चित्र मुझे लगे, उसमें से ये मैंने छांटा है वो, जिसमें राम और रावण दोनों को उन्होंने चित्रण किया है। देखिए उनके चित्र में आप एक खासियत देखेंगे कि पूरा का पूरा, जब वो कचनी शैली में काम करती थी, लेकिन पूरे एरिया को वो एक एक जगह लाइनिंग, एक एक जगह फिगर को बैलेंस ढंग से बताती, जैसे लगता था कि पूरा कैनवस, पूरा सरफेस वो बुन देती थी। इस तरीके से उनके चित्रण दिखाई देंगे आपको। उसमें व्हाइट स्पेस का बहुत कम इस्तेमाल इन्होंने किया है। और बहुत से कलाकार फिगर के अलावा खाली एरिया छोड़ते हैं, जैसा गोदावरी दत्त के आप बहुत से चित्रों में देखेंगे। लेकिन इनके चित्रों में क्या है, क्योंकि ये हल्के रंगों का इस्तेमाल करती थी और फ्लैट कलर नहीं भर के उसकी जगह लाइन से ही कलर का इस्तेमाल किया करती थी। मूल रंग काले रंगों का इस्तेमाल था, इसीलिए सोबरनेस होता है, बहुत हाई कंट्रास्ट नहीं होता है इनका चित्र। लेकिन ऑल ओवर में कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ा था, पूरे के पूरे एक पैटर्न नुमा एक चित्रण होता है इनका। तो कह सकते हैं कि हम लोग जो आधुनिक कला में स्पेस का यूटिलाइजेशन कहते हैं, स्पेस का बेहतर इस्तेमाल कहते हैं, वो इनके चित्रण में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट, ये एक इन्होंने बनाया है अरिपन। अरिपन गंगा देवी का बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि मछली भी एक आकृति है, जो किनारे किनारे राउंड सी आकृति है, मूल आकृति वो मछली है। लेकिन कितना सुंदर अरिपन बनाया है, आप ये देख सकते हैं उनका। नेक्स्ट, ये भी राम सीरीज का जो काम था उनका, रामायण से जुड़ा हुआ, उसमें ये हनुमान का चित्रण है। तो हनुमान सीरीज, राम कथा बिना हनुमान के तो पूरी हो नहीं सकती है। तो ये उनके उसी राम सीरीज के प्रमुख चित्रों में से एक है। बहुत सारे चित्रण उन्होंने किए थे, लेकिन एक चित्र मुझे जो बहुत ही प्रिय लगा, वो मैंने इसमें से निकाला है, ये खास। नेक्स्ट, हाँ, ये वो चित्र है
जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मधुबनी चित्रण करने वाली या मिथिला में जो चित्रकला है, उसमें अधिकतर कलाकारों ने पारंपरिक विषयों पर काम किया, धार्मिक विषयों पर काम किया, या उस समय के जो समाज में जो चीजें परंपरा में चल रही थी या जो जीवन काल था, उन्हीं को चित्रण किया था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि परंपरा से हट करके वो भारतीय रेल का चित्रण है, रेल के डब्बे और रेल का चित्र। इस तरह का बहुत कम कलाकार हैं जिन्होंने अपने पारंपरिक मूल धार्मिक विषयों से अलग हटके कुछ काम किया। तो ये गौर करने लायक बात है, इसीलिए इस काम को मैंने विशेष रूप से रखा है। क्योंकि जब वो न्यूयॉर्क गईं, तब तो उन्होंने बहुत से नए विषयों पर काम किया, जो वहाँ देखा उसको भी चित्रण किया। लेकिन ये इनका जो चित्र है, ये भारतीय विषय पर है। भारत में जो ट्रेन की यात्रा होती है या ट्रेन दिखाई देता है, उसको बहुत कम कलाकारों ने उस दौर में, जिस दौर में ये बना रही थी, उस दौर में चित्रण किया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण चित्र है उनके जीवन का। नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इसलिए मानता हूं कि ये न्यूयॉर्क में उन्होंने रोलर कोस्टर देखा था, तो उसका चित्रण किया है। और आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय महिला, भारतीय शैली में काम करने वाली, वो भी लोक कलाकार, जिन्होंने पूर्व की लोक कला में काम किया, पश्चिम के विषयों को चित्रण किया। उस समय रोलर कोस्टर भारत में तो नहीं था कहीं पर, तो इनके लिए वो अजीब चीज था। और बहुत कौतूहल का विषय होता है, जब हम भारत के लोग जाते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग को भी बहुत देर तक देखते हैं, और कोई अगर इस तरह की तकनीकी वाली चीज है तो जाहिर सी बात है कि उस पर रुचि लेना है। तो गंगा देवी को भी ये बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उसको चित्रण किया। तो ये एक तरह से जब हम आज बात करते हैं कि कला में आधुनिकता या कला में समसामयिकता, कंटेम्पररी ट्रेंड्स का आना, तो दो तरीके से कंटेम्पररी ट्रेंड आया हमारे यहाँ के कला में। एक तो विषय के आधार पर, एक होता है तकनीकी आधार पर। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिना किसी छेड़छाड़ के पारंपरिक विषय को पारंपरिक शैली में ही रखते हुए आधुनिक विषयों को चित्रण किया है। तो ये पहला उदाहरण है मिथिला कला में। इसीलिए गंगा देवी सर्वोच्च मानी जाती है, मिथिला देवी आइडियल मानी जाती हैं, क्योंकि काम के लिहाज से तो सबसे बेहतर लाइन है ही उनका। आज तक जितने भी कलाकारों ने रेखांकन किया है, उसमें सबसे सुंदर, सबसे सधा हुआ रेखांकन इनका होता है। और नवीनतम विषयों पर भी काम करना, ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। आप उसके बाद के पीढ़ी में देखेंगे, बहुत से कलाकार जो मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट से पास किए, उन लोगों ने आधुनिक विषयों को चित्रित किया, कुछ लोगों ने कंपोजिशन चेंज किए, कुछ लोगों ने तकनीकी में भी प्रयोग किए। लेकिन ये विषय का नवीनतम प्रयोग या समसामयिक विषयों पर काम करने वाला पहला काम है या पहली कलाकार है जिन्होंने इस तरह के काम किए। और शायद ये लास्ट है, तो अब हम उनके जीवन पे बात करेंगे। गंगा देवी का आप जीवन देखेंगे तो बहुत ही दुखद रहा। हालांकि बहुत सी महिला कलाकार है, बहुत सी मिथिला की ऐसी कलाकार हैं जिनका जीवन बहुत दुखद रहा। उनके हाँ, रविंद्र जी, बताएं कैलाश जी। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमारे एक दर्शक का की एक आशंका है, एक प्रश्न है। वो कह रही है कि गंगा देवी के अनंतनाग पेंटिंग पर कुछ प्रकाश डालिए, जो स्नेक का जो था, जियोमेट्रिकल डिजाइन में द स्नेक दैट शी डिपिक्टेड, तो उसके बारे में कुछ कहना। वो कह रही है कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। अपने यहाँ नाग पंचमी में नाग की पूजा बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। पूरे घर के चारों तरफ देखिएगा कि नाग बनाया जाता है, और नाग का चित्रण भी सब लोग करते हैं। और गौर करिएगा कि जैसे आपने गोदावरी देवी का अगर अनंत बासुकी देखा हो, तो उसमें भी ये बात है जो गंगा देवी के काम में है कि आप नाग तो चित्रण करते हैं, लेकिन नाग के बहाने उसको तांत्रिक इफेक्ट से चित्रण करते हैं। सिंपली नाग नहीं बना। जैसे आप बउआ देवी के नाग को देखेंगे तो एक स्टोरी के पात्र की तरह होती है, माने कैरेक्टर होता है। लेकिन ये जो गंगा देवी का काम है, या जो अनंत बासुकी गोदावरी दत्त का जो नाग है, वो आप कह सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन, जिस तरह का आप तांत्रिक कला में आप देखते हैं कि एक फिक्स डिजाइन है, उस डिजाइन के अंतर्गत बनता है, वो उस तरीके का चित्रण होता है, वैसा चित्रण है ये। तो आप उसको कह सकते हैं कि तांत्रिक कला का भी एक रूप कह सकते हैं उसको।
और विशेष खास बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंगा देवी इस तरह का बहुत कम काम की हैं, लेकिन जो काम की है वो बहुत सधा हुआ काम। जैसे आप कोहबर वाले में देख रहे होंगे, जो बांस का चित्रण किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ स्क्रीन बहुत छोटा है, अगर उसको और डिटेल किया जाता तो उसमें आप देखेंगे उसके पैटर्न बिल्कुल वैसे हैं जैसे कोई मैकेनिकल ड्राइंग करता है। बिल्कुल इतना सधा हुआ लाइन है उनका कि जो पैटर्न बना है वो एकदम एज इट इज है। जैसे आप ट्रेसिंग करते हैं, जब आप चित्रण करते हैं ना, तो किसी चीज को कार्बन कॉपी करते हैं, वैसी कार्बन कॉपी है, एकदम रत्ती भर भी इधर से उधर लाइनिंग नहीं गया है। तो इतनी मतलब सधा हुआ रेखा अब तक मैंने बहुत से कलाकारों का काम देखा। मैंने गोदावरी दत्त का भी काम देखा है, संतोष जी का भी काम देखा है, बहुत से लोग, यहाँ तक कि संतोष जी तो आज भी मानते हैं कि मैं गंगा देवी के काम से बहुत प्रभावित हूँ, गंगा देवी से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो कई कलाकार मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि लाइनिंग में अगर बेस्ट है, लाइन में अगर सबसे सधी हुई रेखा की बात की जाए तो गंगा देवी से सधी हुई रेखा अभी तक किसी ने नहीं की। जैसे आप देखिए, यही नैना जोगिन चित्रण में देखिए आप, कितनी सधी हुई रेखाएं और कितना। हाँ, इसके बाद कोहबर के बाद, जस्ट बाद, कोहबर के जस्ट बाद जो था वो। तो आप इनकी रेखाओं की तारीफ तो हर कोई करता है, आप खुद ही देख के कह सकते हैं। रेखाएं बोलती हैं जिसको कहते हैं ना, उसी तरह से चित्र बोलते हैं। चित्र में कोई वर्णन की आवश्यकता नहीं है, चित्र आप खुद भी देखेंगे ना, इनलार्ज करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गंगा देवी के काम आप देख सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। क्योंकि उनपे बहुत कम उनका डॉक्यूमेंट्री बन सका। एक फिल्में बनी है 5 इंडियन पेंटर्स करके, उसमें उनका कुछ दिखाई देता है लाइफ स्केच, थोड़ी बहुत उनकी यात्रा, कैसे वो घर से आंगन से चलती थी, कैसे काम करती थी, कैसे बात करती थी, कैसे गांव वालों के साथ इंटरेक्ट करती थी, या बायर्स के साथ कैसे उनका इंटरेक्शन था, ये सब आपको उस फिल्म में मिल जाएगा। लेकिन बकायदा उनका लंबा इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं देखा है गंगा देवी का। तो ये दुखद बात है कि हमारे समय में, उस समय पुराने जमाने में इस तरह से फिल्में नहीं बनती थी, या डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, या किसी चैनल वाले ने उसको कवर नहीं किया था, या इस तरह का उपलब्ध नहीं है। जो भी है अधिकतर विदेशियों ने किया है, तो हो सकता है किसी विदेशी का हो, लेकिन अभी तक इंटरनेट पर या आम जो फेस्टिवल्स है उसमें मैंने नहीं देखा है उनका। लेकिन जितना कुछ देखा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गंगा देवी ने आत्मसात कर लिया था कला को। उनको एकदम कहते हैं ना कि पूजा मानती थी। तो मनीषा जी कुछ लिख रही हैं। हाँ, उषा अब उषा मनीषा केन खान जी मनीषा नमस्ते। मनीषा कह रही है, मनीषा हाँ, कह रही है कि व्हाट इज तंत्रिक इन मिथिला पेंटिंग, काइंडली एक्सप्लेन। मिथिला पेंटिंग में तंत्र की क्या संकल्पना है, इसको जरा थोड़ा समझाइए। आप बहुत मनीषा जी। डिटेल में मत जाइए, इफ यू वेरी ब्रीफली हाँ, हाँ। एज एन आर्टिस्ट कैन टेल हर। मैं, देखिए, तंत्र कला का मैं विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैंने जो सुन रखा है कि मिथिला में तंत्र कला बहुत ज्यादा मात्रा में डीपली घुसा हुआ है। इसका एक कारण क्या था कि दरभंगा महाराज जो थे वो खुद भी एक तांत्रिक थे, और तंत्र पूजा में बहुत विश्वास करते थे, बहुत रुचि लेते थे। इसीलिए जो दरभंगा महाराज का जो म्यूजियम है उसमें भी एक कक्ष है जो तांत्रिक कला से भरा हुआ है, उनके कलेक्शंस थे। ठीक है। और हमारे यहाँ जो पेंटिंग होती, गोदावरी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में बहुत सी ऐसी कार्यक्रम होता है जो तंत्र से ही जुड़ा हुआ है। जैसे वर का घर के आंगन में घुसते ही कछुए से जो स्वागत होना है, कछुए का पीछे का जो पार्ट होता है उसमें तेल जला के दिए से, ये तांत्रिक इफेक्ट ही है। टेमी दागना, ये भी तांत्रिक इफेक्ट है। कोहबर का जो बनना, कोहबर का जो चित्रण है वो भी तांत्रिक है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो तंत्र। अपने अरिपन का जो कश्यप जी से एक बार मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो अरिपन कला है अपने यहाँ, उसमें बहुत से अरिपन सीधे सीधे तंत्र कला का ही पार्ट है, तांत्रिक इफेक्ट ही है। आप आधुनिक कला में जब आप बात करते हैं तांत्रिक कला की, तो वो मूल भावना शिव और शक्ति के मिलन से जुड़ता है। और हमारे कोहबर में भी वो है कि वर वधु के मिलन के लिए ही कोहबर का चित्रण होता है। तो आप जोड़ सकते हैं उन चीजों को, लेकिन विशेष मेरी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसीलिए मैं उतना डीपली नहीं बता सकता हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि इस पर कोई तंत्र कला या मिथिला में तंत्र कला की शुरुआत कैसे हुई या क्यों हुई, उस पर कुछ बात कर सकें। ऐसे लोगों से मैं भी जुड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी उतनी ज्यादा
नहीं है उसके बारे में जानकारी। जी जी बोलिए। हाँ, ये क्या, नहीं ठीक है, आप बोलते बोलिए बोलिए सर। अरे क्या दवा दे, सुन। साक्षी, एक बैक बैक कैसा होगा, ओफो यार बाबा, कुछ फोन आ गया था। हाँ, बीच में कुछ दिक्कत हो गया था। कोई बात नहीं। ठीक गलत हो गया यार, इसलिए हमारा वो कराची फोन आ रहा, संस्कार दूसरा फूल तू मेरा वाला दे दे। रविंद्र जी कुछ तकनीकी खामियों को झेल रहे हैं और उनकी बेटी मदद कर रही है। तब तक मैं थोड़ा सा तंत्र पर बोल देता हूँ। देखिए, तंत्र को समझना और तांत्रिक पेंटिंग करना दोनों अलग अलग चीज है। जब आप तांत्रिक पेंटिंग कहते हैं तो मिथिला के विधि विधान से लेकर सभी चीजों में जो तंत्र की अवधारणा है, उस अवधारणा, जैसे नैना जोगिन, वह तांत्रिक पेंटिंग है और वह तंत्र से प्रभावित है। अब उस पेंटिंग से आपकी, जो लोग क्लेम करते हैं कि वो टेलिस्मान हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, वो एक 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 बहुत बड़ा विचार का मुद्दा है, उस पर नहीं जाना। लेकिन तंत्र पेंटिंग का मतलब है वैसी कलाएं जिससे महिलाएं या पुरुष, समझिए कि नहीं, वो तंत्र को और तांत्रिक जीवन को डायरेक्टली लिंक करती है। उस तरह के पेंटिंग को आप तांत्रिक पेंटिंग कहते हैं। और वह जो तंत्र का भाव है, वो ना केवल पेंटिंग में है बल्कि आपके जीवन में भी है, शादी में भी है। नैना जोगिन का मतलब होता है एक ऐसी नायिका जो जो तंत्र को जानती है, जो अपने हाथ से किसी को, अपने योगिनी है जो अपने को, किसी को अपने कंट्रोल में कर सकती है। और जो लड़का है वो उसी तंत्र के हिसाब से लड़की की माँ जो है उस लड़के को अपने बस में करेगी। रुनुक झुनुक दिया चलती है पहुतकता है, पागक फेंच उघाड़ी अधीन कर राखब, कि वो जो पाक का फेंच है वो उसको खंती से जमीन में गाड़ देगी और वो लड़का जो है वो पहुतकता है, रुनुक झुनुक दिया तकती है पहुतकता है। तो इस तरह की बात है। खैर, मैं इस बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मैं फिर रविंद्र जी को कहता हूँ कि रविंद्र जी आप शुरू कीजिए। कोई बात नहीं है, हमारा बेटा भी मुझे बहुत मदद करता है, इसलिए आप बढ़ते जाइए जी। तो मैं अब थोड़ा उनके जीवन पे चर्चा करना चाहूंगा, उनके बारे में। एक तो हम सब ने चित्रों के आधार पे भी देखा कि गंगा देवी धार्मिक महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की, सुबह सुबह पूजा पाठ करना, अपने कुएं पर जाकर के नहाना और बिना पूजा पाठ किए पेंटिंग नहीं करना। उनके जन्म के बारे में भी लोग जानते हैं कि मधुबनी में एक चतरा, एक गांव है, चतरा की वो रहने वाली थी। और चतरा की दो बड़ी कलाकार हुई हैं, एक महासुंदरी देवी और एक गंगा देवी। ये दोनों में एक खास बात यह है कि उस गांव में तो पैदा हुई, दोनों की शादी भी एक साथ हुई, दोनों का गौना भी एक साथ हुआ। ठीक है। और एक और कॉमन बात है जो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि दोनों को पद्मश्री भी मिला, तुलसी सम्मान भी मिला। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी है जो दोनों के जीवन में कॉमन रहा। अब देखिए कि उन्होंने उस सहेली का अपने, उनके साथ प्रीतम लगाओ, जैसे हम लोग सखी सहेली बहनपा लगाते हैं, वैसे ही उन्होंने बचपन में उनके साथ प्रीतम था उनका। तो ये प्रीतम का कैसे प्रीतम उनके जीवन में मददगार होता है और कैसे उनके कलात्मक लाइफ में उनकी हेल्प करता है, इस बात को भी आप गौर से देखिए। तो वो हम आगे जिक्र करेंगे उसके बारे में। हम फिलहाल ये बताते हैं कि कचनी शैली की कलाकार थी और कचनी शैली कायस्थों की परंपरा मानी जाती है, या अब तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पहले
मूलतः कायस्थ फैमिली में कचनी पेंटिंग की जाती थी। कचनी है तो सभी लोग जानते हैं, कचनी में रंग नहीं भरा जाता है, बल्कि लाइनिंग से ही डिफरेंट कलर के लाइनिंग से ही कलर भरने का काम करते हैं। मतलब कि रंग भरने का काम भी रेखांकन के द्वारा ही होता है, यही कचनी है। तो इसीलिए आप गौर करेंगे कि गंगा देवी के जितने भी काम हैं, उसमें ब्लैक रंग का ज्यादा इस्तेमाल है। रेखांकन काले रंगों से ही ऑल ओवर पूरी की पूरी आकृति है। हाँ, रंग भरने की जगह पर अगर कहीं उनको लगा कि कहीं रंग भरा जाना चाहिए, तो एक आध रंग का, जैसे लाल रंग का इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन लाल रंग की भी कचनी ही है, वो भी लाइनिंग से ही भरा गया है, फिलिंग किया गया है। तो इसीलिए उनका काम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सोबर लगता है। बड़ा से बड़ा काम और पूरा स्पेस भरा-भरा होने के बावजूद आकृतियों के कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ आकृतियाँ नहीं है और लाइनिंग नहीं है। मतलब एम्प्टी स्पेस कम से कम छोड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद वो पेंटिंग भड़काऊ नहीं लगता था। बहुत कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट नहीं था। सोबर-सोबर एक पैटर्न नुमा हल्का एक सुखद अंदाज देता था। ये बात आप उनके काम में देखेंगे। और कायस्थों की परंपरा कचनी के बारे में मैं थोड़ा-सा और बता दूँ। कुछ लोगों का ये दावा है या कहना है कि कायस्थों में पहले बाँस पेपर का इस्तेमाल होता है। बहुत पहले से होता रहा है। हम लोग अधिकतर पढ़े हैं या जो अपने यहाँ पुस्तकों में उपलब्ध है या जिस भी मिथिला कलाकार से मैंने सुना, उनसे यही सुना कि जब भास्कर कुलकर्णी आए मिथिला में, तभी उन्होंने पेपर को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले दीवार पर अरिपन के रूप में कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, लेकिन कागज पर बनने की परंपरा उसके बाद शुरू हुई। लेकिन कुछ जो पुराने कायस्थ विद्वान हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमारे परिवारों में शुरुआत से शादी में कोहबर इस्तेमाल होता था और कोहबर के बिना शादी हो नहीं सकती है, तो हम लोग पहले से कोहबर बनाते थे। वो बांस पेपर था, हैंडमेड पेपर तो नहीं था। वाकई कुलकर्णी जी के आने के बाद हैंडमेड पेपर बन आया, लेकिन पतले हल्के बांस पेपर पे बनता था। उससे भी पहले शायद राइस पेपर हुआ करता था, तो वो बनता था। बहुत दुर्लभ था, लेकिन बनता था। तो ये सब चीजें जो आ रही है जानकारी, हम लोग उसको लिख रहे हैं बाकायदा और बाकी कलाकारों से भी चर्चा कर रहे हैं। मनीषा जी ने भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। आप उसमें भी बहुत सी चीजों को उन्होंने कोट किया है। तो धीरे-धीरे अब अपने यहाँ या आप यूँ कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भी डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा हुई है। लोक कला में भी खास करके कैलाश जी जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरह से और भी कई सारे वेब चैनल हैं जो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का काम आगे भी जारी रहे। उनके पिताजी गुरु प्रसाद दास थे और माता शारदा देवी। बहुत कम मतलब पढ़ाई-लिखाई हुई, आप ये कह सकते हैं तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई हुई उनकी। तीसरी कक्षा तक यूँ हुई कि बहुत गरीब परिवार से थी और जहाँ थी उनके यहाँ इतनी गरीबी या उस समय पढ़ने-लिखने की परंपरा भी नहीं थी। आप अधिकतर महिलाएँ देखेंगे उस पीढ़ी की या उस दौर की जो पढ़-लिख नहीं पाती थी। मैंने देखा है कि उस दौर के लोग 7वीं पास भी बड़ी मुश्किल से करते थे। तो ग्रेजुएट तो शायद ही मिलता है उस दौर का, उसमें भी महिला। तो इसलिए ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि वो पढ़ाई-लिखाई नहीं की, चूँकि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी अपने। लेकिन महासुंदरी देवी के साथ उनकी जो दोस्ती थी, वो आगे भी काम आई उनकी। काम कैसे आई कि जब उनकी शादी हुई, एक तो कम उम्र में शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वो आईं रसीदपुर, रसीदपुर में सुखदेव लाल दास जी से उनकी शादी हुई। और वो बहुत ही निर्धन परिवार था। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन-जायदाद भी नहीं था या बहुत पशु वगैरह भी नहीं थे जिससे कि घर की आमदनी चलती। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। लेकिन उनकी सास उम, भी पेंटिंग बनाती थी, तो सास ने कहा कि तुम भी ये पेंटिंग सीख लो, तुम भी बनाओ। तो उन्होंने एक तरह से उनको शुरुआत कर दी। उसके बाद आप मधुबनी हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, तो वहाँ डीएम बैठते थे और कुछ ना कुछ मधुबनी पेंटिंग विदेशियों के चर्चे में भी आ गया था। तो कभी-कभार कोई आया, चर्चा कर लिया, कुछ विदेशी आया, लेकिन वो सब शहर तक सीमित था। तो इसीलिए शहरों में एक आध पेंटिंग बिक जाती है, किसी कलाकार की पेंटिंग कोई रांची में जाकर खरीद लेता है, जितवारपुर में खरीद लेता है, ये सब बातें वहाँ तक चर्चा में आ गई। तो वो कभी-कभी मिलने के लिए रांटी आती थी अपनी प्रीतम से और प्रीतम उनको मदद भी करती थी। प्रीतम से राय-मशविरा भी करती थी कि हम इसको कैसे जीवन यापन का साधन बना सकते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि थोड़ा-सा इसमें और हम लोग सोच रहे हैं कि और
प्रशिक्षित हो जाओ। जब भी विदेशी आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा काम चाहिए, ये नहीं इस तरह का काम हो। तो एक प्रशिक्षण की योजना बनी। तो उस समय महासुंदरी देवी और जगदम्बा देवी इनकी पहली प्रशिक्षिका कह सकते हैं कि आप काम तो वो शुरू से अच्छा कर रही थी, लेकिन थोड़ा-सा गाइड किया उन लोगों ने। महासुंदरी देवी और जगदम्बा देवी ने उनको पेंटिंग कैसे अच्छी बन सकती है, कैसे और इसको प्रोफेशनली किया जा सकता है, उसकी बारीक तकनीकी के बारे में जानकारी दी उनको। उसके बाद इनके काम को मतलब समझिए कि किसी ने रोका नहीं। उसके बाद इनकी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। फिर इनका काम वहाँ से शिल्प संग्रहालय में आया, शिल्प संग्रहालय में भी प्रदर्शित किया गया। फिर लगातार इन लोगों को कंसाइनमेंट मिलने लगा, मतलब काम करने लगे, एनरोल हो गई। उसके बाद लगातार इन लोगों को वहाँ काम लाके प्रदर्शित किया जाता। फिर जितने मेले आयोजित होने लगे, वो सभी मेलों में आना, चाहे वो ट्रेड फेयर हो, चाहे आप देखते होंगे अधिकतर कलाकार सूरजकुंड मेले में भी आते हैं, या बहुत सारे लोक कला के मेले लगते हैं, उनमें आना, या कभी-कभी इंदिरा गांधी के बुलावे पर कोई फेस्टिवल हो। फिर आप देखेंगे बाद में जिस तरह के बड़े-बड़े मेले शुरू हुए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इस तरह के विदेशों में लगने वाले मेले, तो सबसे जुड़ती हुई, सबसे आगे बढ़ती हुई इनकी कला की यात्रा बढ़ती चली गई और काम करने में बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली काम करती थी। और इनके काम में आप देखेंगे कि पहली नज़र में देखते ही कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ये बहुत बिना विषय को बताए हुए जो आकर्षण है इनके बनाने की तकनीकी, वो इतना आकर्षित करती है कि कोई भी इनके काम पे फ़िदा हो जाए। तो इनकी कलाकृतियाँ धीरे-धीरे बिकने लगी। हालाँकि उस समय में कम कीमत में बिका करती थी, लेकिन सबसे पहला जो इनके काम बिकने की बात है, वो चर्चा आती है कि इनके घर में एक फ्रांसीसी कलाकार गया, फ्रांसीसी संग्रहकर्ता, कलाकार नहीं, फ्रांसीसी संग्रहकर्ता जो मधुबनी पेंटिंग का शौकीन था, उसने इनको ढेर सारे काम करने का ऑर्डर दिया। तो पहला जो ब्रेक मिला, आप कह सकते हैं कला में जो पहला ब्रेक मिला, वो फ्रांसीसी कलेक्टर के द्वारा ही मिला। उन्होंने कुछ काम दिया और उसके बाद धीरे-धीरे भारत में भी तब तक मतलब कला के खरीदार हो गए। भारतीय सरकार भी खरीदने लगी। तो आगे बढ़ती चली गई गाड़ी। अब आते हैं कि इनके काम में जो चर्चित पेंटिंग है, जो चर्चित सीरीज़ है इनका, तो शुरुआती दौर में हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग में जितने भी मिथिला के जितने भी कलाकार हैं, सब ने पारंपरिक विषयों पर काम किया है। राम-सीता या राम की विवाह, राम से जुड़े हुए चित्रण, कृष्ण लीला, कृष्ण से जुड़े हुए चित्र, या दशावतार, रासलीला, इस तरह के चित्रों का ज़्यादातर वर्णन मिलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है इनका, सबसे ज़्यादा चर्चा में इनको आया, वो है मानव जीवन श्रृंखला। इन्होंने एक सीरीज़ काम किया जिसमें जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया। मतलब बचपन से लेके अंतिम यात्रा तक के चित्र को, अंतिम यात्रा तक के जीवन शैली को उन्होंने चित्रों में ढाला और वो कई सालों तक का ये काम किया, 2-3 साल लगातार काम किया और वो चित्र जो है बहुत ही प्रभावी है, बहुत चर्चा, मीडिया में भी उसकी बहुत चर्चा हुई। अ, दूसरी सीरीज़ है जो एक ग्रामीण महिला के जीवन चक्र को, माने महिला कैसे गाँव में रहती है, उसके जीवन चक्र को उन्होंने किया। वो एक तरह से उस समय के समाज का दस्तावेज है। उस समय के मिथिला के या मिथिला की पृष्ठभूमि का जो समाज था, उसका वो दस्तावेज आप कह सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया गंगा देवी के काम में, वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका जाने के बाद। अमेरिका में गंगा देवी ने जो काम देखा, वहाँ की जीवन शैली को देखा, वहाँ की दुनिया को देखा, वहाँ की बिल्डिंग को देखा, वहाँ की मशीनरी या बहुत सी चीज़ें जो भारत की पिछड़ेपन या भारत के गाँव में झोपड़ी, भारत के गाँव में तमाम तरह की तकलीफ़ों को झेला, उससे अलग हट के जो दुनिया थी, जिसको आप कह सकते हैं एक विकसित दुनिया और हमारी जो भारत की जो समाज था, भारतीय समाज था, वो ये विकास की ओर उन्मुख था, लेकिन वो विकसित समाज था। उसको देखने के बाद उनकी शैली में बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने बहुत से ऐसे विषय को चित्रण किया, जो सामान्यतया मिथिला कलाकार लोग नहीं चित्रित करते हैं या ऐसे विषयों पर नहीं चित्रण करते हैं। आज मैंने देखा कि बहुत से कलाकार चाहते हैं कि हम नवीन विषयों पर काम करें, जैसे आतंकवाद या रेप
या महिला के बच्चे को बहुत कम स्त्री के पैदा करने की समस्या है, या स्त्रियों की हत्या की जाती है। इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो टावर अमेरिका में जो टावर गिरा दिया गया था आतंकवाद के 9/11 का, उस तरह के विषय को भी अब लोग चित्रण करते हैं, लेकिन उस दौर में नहीं किया करते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गंगा देवी उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थी, जिन्होंने पहले इस तरह के विषय को अपने लोक शैली में चित्रित किया। अब आप एक और गौर करने वाली बात है कि गंगा देवी लास्ट में मतलब अंतिम समय में आकर के एक तरह से कैंसर से पीड़ित रही, और कैंसर से बहुत ही दुखदाई रहा उनका वो पीरियड। लेकिन कैंसर से अपनी जो दुख थी, अपनी पीड़ा थी, या उस समय के जीवन की जो परिस्थितियां थी, उसको भी उन्होंने चित्रित किया। उस सीरीज की भी बहुत चर्चा है कि गंगा देवी ने कैंसर से जूझते हुए जो अनुभव किया, उसको भी चित्रित किया। तो आप देख सकते हैं कि उनके जीवन में शुरुआत में तो दुख था ही, पति ने भी उनको छोड़ दिया था कि और दूसरी शादी कर ली। अंत में भी कैंसर से जूझती हुई मरी। दिल्ली में ही निगमबोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो हम इतनी महान कलाकार, इतनी बेहतरीन कलाकार, जो आज भी हम सबके लिए प्रिय है, हम सबके लिए आइडियल है, लेकिन दुखद जीवन रहा। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि मिथिला कला की शुरुआत ही होती है दुःख से। हम अगर उतने बड़े भूकंप और अकाल की चर्चा ना करें, तो मिथिला कला के इतिहास की चर्चा बेईमानी होगी। इसीलिए दुःख से तो है ही जुड़ा हुआ हमारा। लेकिन एक खास बात ये है कि गंगा देवी खुश थी इस बात को लेके कि गाँव में उन्होंने अपने पैसे से, अपने मिथिला कला या मिथिला पेंटिंग से जो कमाया, अर्जित किया, उससे उन्होंने पक्का मकान बनाया। और बाद में वो अपने परिवार से अलग भी हो गई थी, और उनको इस बात की बहुत खुशी थी कि मैंने मतलब पक्का मकान बनवाया। और हम उन्हें जो जानते हैं, उनके खासियत जिसको आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी थी सधी हुई रेखाएँ। मतलब उनके बारे में कई सारे विचारक और कई सारे कला पर लिखने वाले समीक्षकों ने कहा है कि उनकी रेखाएँ ऐसी थी कि स्केल से जैसे लाइन खींची जाती है, उस तरह के रेखांकन एकदम बिना टेढ़ी हुए, सीधी-सीधी खींच देने वाली रेखा। सधे हुए रेखांकन और नियंत्रित जिसको कहते हैं कि एकदम कंट्रोल्ड हैंड का होना, कहीं भी इधर-उधर थर-थर नहीं करना, तो इतनी साधना उन्होंने की थी। और पूरे ऑल ओवर चित्र को अगर आप देखेंगे, तो उनके चित्र साफ-सुथरे लगते थे। कहीं बहुत ज़्यादा इतने फिगर होने के बावजूद कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगते थे। स्वच्छता थी उनके चित्रों में। और रंगों का भी एकदम हल्का इस्तेमाल था। बहुत ज़्यादा भड़कीले, बहुत चमकीले रंगों का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। तो ये सब उनके चित्रों की खासियत है। स्पेस का भी जितना बढ़िया और बेहतरीन इस्तेमाल किया है, कंपोजिशनल सेंस में, उतना और किसी ने नहीं किया है। बहुत से कलाकार हुए, अभी भी बहुत से कलाकार काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है, निजी वक्तव्य है ये मेरा, कि गंगा देवी की तुलना में अभी तक उतना उम्दा कलाकार नहीं दिखाई देने को मिला। हो सकता है भविष्य में और कोई अच्छे से अच्छे कलाकार आएँ, अच्छा से अच्छा काम करें, लेकिन अब तक मैंने उनके टक्कर का कोई कलाकार नहीं देखा। अगर मुझे कहा जाए कि मिथिला कला में पहला नाम लेने के लिए, तो सर्वोत्तम नाम मैं भी इतने आदर के साथ गंगा देवी का लेना चाहूँगा। विदेश यात्राओं में आप देखेंगे तो 1977 में वो जापान गईं, 1983 में उनका लंदन का भी दौरा रहा, 1985 में वो अमेरिका गईं, फिर फ्रांस गए। लेकिन एक खास बात ये है कि अधिकतर कलाकार अपने साथ कोई असिस्टेंट ले जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, या कोई न कोई साथी कलाकार होता है उनके साथ देने के लिए, जो उनकी विदेश यात्राओं में साथ रहता है। लेकिन गंगा देवी जहाँ भी गई, वो अकेले गई। तो ये भी एक साहस की बात होती है कि कम पढ़ी-लिखी महिला और इतनी कॉन्फिडेंट कि विदेश यात्रा कर रही हैं और किसी के साथ नहीं गई। ये भी अद्भुत उनके साहस और उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष उजागर करता है। बिहार सरकार से भी उनको 1973 में पुरस्कार मिला था, और नेशनल अवार्ड जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1976 में मिला। और हम सब जानते हैं कि पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें 1984 में मिला। एक पुरस्कार तुलसी सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, वो 1986 में मिला। ये तुलसी सम्मान अभी तक मात्र 2 कलाकारों को मिला है।
एक गंगा देवी को और एक महासुंदरी देवी को। और 21 जनवरी 1991 को वो दिल्ली में ही चल बसी और निगम बोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये उनकी यात्रा है। अब मैं चाहूँगा कि इसके बाद मैं बउआ देवी की बात करूँ या कुछ लोग गंगा देवी के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर हम आगे गंगा देवी पर चर्चा करेंगे। बउआ देवी पर। जी, आपने बहुत बढ़िया समराइज किया। मेरी बात हो रही थी जैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि गंगा देवी पहली मधुबनी चित्रकलाकार थी जो अपने चित्रों के नीचे में शी वॉज द फर्स्ट फोक मधुबनी सिग्नेचर पेंटर। ठीक है, वो बिल्कुल। अपने अपने चित्रों में पद्मश्री गंगा देवी लिखती थी। हाँ, गंगा देवी जैसे ही अपने घर से निकलती है, वह कुछ अपनी बीच परंपरा में ये जी अभी जो हमने नाग वाला चित्र लिखा है, नाग वाला, जी उसमें आप नाग जी के बीच में भी उन्होंने गंगा देवी लिखा है, जो आपको जी पता नहीं चलता, वो रेखांकन का ही पार्ट लगता है। जी जी जी। और गंगा देवी जैसे घर से निकलती है तो वो ट्रेन से चलती है तो ट्रेन बनता है। ब्रेस्ट हुँ, कैंसर होता है, अगर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में जाती है तो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का वो बनाती है। वो बिल्कुल। उनको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसकी चित्र बना रही है, डॉक्टरों को बना रही है। द मेडिकल स्टाफर्स आर बीइंग पोर्ट्रेड बाय हर। और वो हरिद्वार जाती है तो गंगा को वह चित्रित करती है। और उसके चित्र में जो इनोवेशन है, वो अपनी हुँ, कला को अपने साथ रखते हुए बाहर के दुनिया को व्यक्त करने वाली मिथिला की अनुपम, अद्भुत और पहली कलाकार है। उस कलाकार को नमस्कार है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मैं इस विषय का आदमी तो हूं नहीं कि इस पर और बोलूं, आपने बिल्कुल सही बोला है। और हमारे पास श्रीमान कैलाश नाथ झा है, और ये हुँ, अमेरिकन एम्बेसी में थे, ये वजह पॉलिटिकल एडवाइजर विथ अमेरिकन एम्बेसी। हुँ, और इनको मिथिला की कलाओं में, मिथिला के पंजी प्रबंध में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो वो हुँ, कह रहे हैं कि फ्रेंच ने प्रोबेबली मेड अ डॉक्यूमेंट्री एंड रोट हुँ, बुक। ने बुक तो हुँ, लिखा है, दैट आई नो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है बउआ देवी पर। तो वी विल ट्राई टू eke out that that documentary if available somewhere. I will ask my friend who are in France to get that documentary if possible. We will bring and we will show the people. वो बात हो गई है कुछ है बात। बाकी जितने लोग हैं आपको आपसे प्रभावित है। नीवाल आप कह रही है कि सिंदूरदान का कागज भी सिर्फ कास्ट परिवार में ही बनाया जाता रहा है। हुँ, मुझे जो मुझे जो कास्ट कलाकारों से जानकारी है, वो जानकारी ये है कि ना केवल कोहबर, बल्कि हुँ, कास्टों में जब लड़कियों की शादी तय हो जाती थी तो दशावतार भी लिखने की परंपरा रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है वो आप लोग बताएंगे। आई डोंट वांट टू गो डीप डाउन टू दैट सिस्टम, बट सत अभी as कैलाश per my understanding and my exploration of Madhubani painting goes, I was told this information, so I just wanted to tell in front of you, to you and to the listeners, to the viewers of this program. With this, आपको मैं बहुत थैंक यू कहता हूं। और अब क्या हम लोग क्विकली बट सिस्टमेटिकली इन डिटेल्ड वे हम बउआ देवी की बात करें, पद्मश्री बउआ देवी की। तो आप बउआ शुरू करें, और उसके बाद आप जब कहेंगे तब उनका तब उनकी वो जो है वो हम दिखा देंगे। आपको मैं फिर एक्सपोज कर देता हूँ, क्यों आप सोलो कर देता हूँ तो लोग आपको बढ़िया से देखेंगे। जी बोलिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बउआ देवी के काम को देखें, तो काम देख लेने से क्या होता है, हम उससे जुड़ पाते हैं, हम उस बात से जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम बउआ देवी का स्लाइड शो ही चाहेंगे, देखें आप। जी एकदम एकदम कर दी। ये तो गंगा देवी है।
हाँ, ये बउआ देवी, ये बउआ देवी का वो चित्र है जो सबसे कम उम्र में वो गांव में जो चित्रण किया करती थी, उस समय का ये चित्र है। तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि है और जमीन पर रख करके ही वो काम कर रही थी। तो काम करने का स्टाइल और किसी का माहौल भी देखने वाला होता है, तभी आप किसी कलाकार से जुड़ते हैं, उसकी महानता को समझते हैं, उसकी परंपरा को समझते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला दिखाइए। कैलाश जी, अगला चित्र। हाँ, ये दिल्ली में जो उनका मकान है, यहाँ जो वो चित्रण करती हैं, यहाँ उन्होंने अपने पैसे से पक्का मकान, बढ़िया मकान बना रखा है। सब परिवार वो यहाँ रहती हैं और परिवार में जो सभी लोग हैं, 6-7 लोग, सब का सब उसी कला के काम में लगा हुआ है। सब के सब कलाकार हैं, सब जुड़े हुए हैं उनसे। तो ये वो इनका शहर में रह करके जो काम करने के लगातार समझिए कि आप 60-70 साल से लगातार काम कर रही हैं, ऐसी कलाकार आप देख सकते हैं। अजीब, मतलब इनके अंदर अद्भुत क्षमता है और सबसे ज्यादा काम भी किया है कंसाइनमेंट वर्क, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर इनको मिलता है क्योंकि शहर में होने के कारण भी। और इनकी कलाकृति बहुत ही चटकीली, बहुत ही सुंदर, हर किसी को मनमोहक रंगों से भरी हुई होती है। इसीलिए इनको इनके बहुत सी जानकारी के बगैर भी बहुत सी गैलरियों ने बहुत जगह इनको बहुत सारा काम किया। जैसे आगे आप देखेंगे वो चित्र दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जर्मनी में के मेयर को इनका चित्र गिफ्ट किया था, वो चित्रण ये बताती है कि मुझे तो पता भी नहीं था। बाद में जब खबर आई तब पता चला कि मेरा ही चित्र है। तो इनके चित्र इतने पॉपुलर हैं जो विदेशों में भी दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे देश में गिफ्ट दिए जाते हैं। तो आप इनके चित्रों का भी और देखेंगे, उस पे मैं चर्चा करूँगा। नेक्स्ट। अगला इसके बाद, हाँ, ये वो चित्र है जो मैं अभी ज़िक्र कर रहा था। ये देखिए कैसे दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कोई देश का बड़ा राजनेता अगर किसी लोक कला को या किसी कला को सम्मान की वस्तु समझता है, तभी वो उसको गिफ्ट दे रहा है और एक तरह से राजकीय गिफ्ट हुआ ये। तो आप समझ सकते हैं कि मिथिला कला का कितना सम्मान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के राजनयिक को ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने गौरव की बात है। और ये हमारे बउआ देवी के लिए गौरव की बात है। ये चित्र भी मीडिया में खूब चला था और वो खूब वायरल हुआ था। लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, न्यूज़ चैनलों ने भी इसको खूब दिखाया था। ये अगला उसका डिटेल है। मैं अगला चित्र जाऊँगा जी। इस चित्र को आप बारीकी से देखिए क्या बना है। नेक्स्ट। ये देखिए, ये वही चित्र है जो दिया गया था। इसमें इन्होंने मोर का चित्रण किया है। पेड़ के ऊपर मोर है और कितना बढ़िया चित्रण है इनका। आप देख सकते हैं, आकर्षक चित्रण है। नेक्स्ट, इसके अगला। हाँ, ये है पद्मश्री सम्मान जो मिला था उनको। ये वो है, प्रणब मुखर्जी जी उनको पद्मश्री सम्मान दे रहे हैं। उस अवसर का ये चित्र है। अगला। हाँ, ये वो चित्र है जो इन्होंने बनाया था। मून, मतलब आप देखिए कि सूंड से एक मून जैसा ट्रेन, ट्रेन एंड मून, मतलब आप समझिए कि मून को ट्रेन से जोड़ा इन्होंने। ये अद्भुत कलात्मकता है, अद्भुत कल्पनाशीलता है। इसका टाइटल है ट्रेन एंड मून। तो आप देखिए ऊपर में जो लाइन से बढ़ा हुआ है, ऊपर वो मून है और नीचे ट्रेन है, एक दूसरे को जोड़ा। देखिए कैसे हम, ट्रेन भागती चली जाती है और तब भी चांद जो है दिखता ही रहता है, चाहे रेल की यात्रा कितने किलोमीटर कर लें, फिर भी हमें चांद दिखता है। तो इस विषय को उन्होंने चित्रित किया है। जैसा लग रहा है ट्रेन ही मून को लेके चलता चला जा रहा है। ट्रेन एंड मून। और आगे दिखाइए। हाँ, ये हाथी का चित्रण है। हाथी में आप देखिए, एक हाथी के अंदर भी, पेट में भी हाथी है। और इस हाथी की बनावट को आप देखिए, कितने चटकीले रंगों से बनाया है। उसके अंदर जो डिजाइनिंग है वो कितना सुंदर लग रहा है, जो चमक भी रहा है। और एक पैटर्न है, फ्लावर नुमा पैटर्न है जो पूरे बॉडी में बना हुआ है। लेकिन
इतना आकर्षक है कि इनकी पेंटिंग की एक खासियत थी कि हजारों पेंटिंग के बीच में रख दी जाए ना, तो वो पेंटिंग अपने आप निकल के आती है। इतना ज्यादा कंट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आपने देखा गंगा देवी कि बहुत ही सोबर रंग का इस्तेमाल करती हैं, बहुत हल्के लाइनों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन इनके उपयोग में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट कलर, बहुत ही मोटी लाइन और इस तरह के कलर पैटर्न का इस्तेमाल किया है इन्होंने। आगे नेक्स्ट। हाँ, ये चंद्रमा इन्होंने बनाया है। चंद्रमा तो आप देखिए कि अपने यहाँ सूर्य और चंद्रमा देवता के रूप में बनाए जाते हैं और बहुत से अरिपन में भी बनता है, कोहबर में भी बनता है। बहुत सारे चित्रण में आप देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा का इकट्ठे देवता के रूप में चित्रण होता है। तो ये चंद्रमा को अलग से इन्होंने चित्रित किया है। टाइटल है मून गॉड चंद्रमा। आगे नेक्स्ट, आगे दिखाइए। ये गाय बछड़े का एक चित्रण है। पीछे एक चरवाहा है और उसको देखिए कितना आकर्षक रंग से बनाया है। जैसे हम आधुनिक कला में हम इसकी तुलना करें तो मंजीत बाबा जिस तरह से सपाट रंगों का इस्तेमाल करते थे और बहुत ही चमकीले बड़े सरफेस में सपाट रंग का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही बउआ देवी के चित्रण में आपको सपाट रंग, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल को मिलेगा। लेकिन इनकी एक खासियत थी कि ब्राइट कलर्स का जब इस्तेमाल करती थी ये, तो या अभी भी करती हैं, अभी भी आप अधिकतर पेंटिंग में आप देखेंगे कि बहुत चमकीले रंगों का इस्तेमाल करती हैं। उसमें काले रंग का एक मोटा लाइनिंग होता है, जो उस भड़कीले रंग को भी बांध के रखता है और थोड़ा-सा व्हाइट एरिया भी छोड़ती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि गाय के पीछे व्हाइट स्पेस है और इसी तरह से चरवाहा के ठीक पीछे व्हाइट स्पेस, जो थोड़ा रिलीफ एरिया महसूस करता है। ये कुशलता बउआ देवी के काम में है कि जब बहुत ज़्यादा चटकीले रंगों का इस्तेमाल है, तो उसमें भी कैसे हमको नेगेटिव स्पेस हम कहते हैं कला में, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दक्षता आपको इनके काम में दिखाई देती है। अगला दिखाइए। ये अनटाइटल्ड है। एक चिड़िया के आप इसको पुष्पक पुष्पक विमान की तरह कह सकते हैं कि चिड़िया के अंदर इन्होंने बनाया है। शायद संभवतः राम सीता डिटेल मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए लेकिन अंदर फिगर है। अनटाइटल्ड इसका टाइटल था, लेकिन ये भी बहुत ही आकर्षक है। चिड़िया के अंदर फिगर इन्होंने बनाया है। संभवतः मुझे लग रहा है कि क्या विषय है, विषय मैं एग्जैक्ट नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा इनलार्ज होता तो मैं देख लेता, लेकिन अनटाइटल था ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो अगला और दिखाइए। हाँ, ये उनके प्रमुख चित्रों में से है। वो कृष्ण के अवतार या कृष्ण के रासलीला या कृष्ण के नाग के जो नृत्य है उनका नागिन पे जाकर के जो यमुना में जो श्री कृष्ण जी डांस करते थे, उस विषय को बहुत चित्रित किए। चूँकि बउआ देवी एक चीज़ के लिए खासियत जानी जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी कलाकार ने नागों का चित्रण किया है या सर्प विषय को चित्रित किया है, वो है बउआ देवी। तो बउआ देवी को इसलिए भी जाना जाता है, उनकी वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, बहुत से बायर, बहुत से गैलरी वाले उस तरह के चित्रों को पसंद करते हैं, क्योंकि और किसी के चित्र में इतने ज़्यादा नागों पर नहीं काम किया। नाग से संबंधित विषयों पर, नाग कन्याओं पर या नाग विष कन्या, इस तरह के जितने भी विषय हैं, नाग पंचमी, इन तरह के विषय ज़्यादा चित्रण किया है बउआ देवी ने। और बउआ देवी के उसी तरह के सीरीज के कामों में से ये विशेष काम है। आप इसमें देखिए नाग के जो जोड़े हैं एक दूसरे में जैसे लटपटिया तोता कहते हैं, उसी तरह से लटपटिया नाग की तरह आप देखिए एक दूसरे से प्रेममय है नाग और कृष्ण देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छा चित्रण में से है। आप डिजाइनिंग पैटर्निंग आप देखिए कि कैसे सीधा-सीधा कृष्ण भगवान है और बाकी पैटर्न इस तरह से लिया हुआ है। ये कंपोजिशन का एक अद्भुत नमूना है। दूसरा नेक्स्ट। ये भी चित्र जो है नाग से ही जुड़ा हुआ है। आप देखिए कई सारे नाग हैं, नाग का चित्रण है। नाग इनके चित्रों में प्रमुख कैरेक्टर की तरह उभरता है।
मतलब कि पेंटिंग में भले ही और भी स्त्री पात्र हो, पुरुष पात्र हो या अन्य किसी विषय हो, लेकिन उसमें वो हाइलाइट करती हैं नाग को। मतलब कि चमकीले रंगों से, मोटे काले रंगों से, या उसको एक्स्ट्रा कंपोजिशन में मेन फिगर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मतलब कि नागों की इतनी प्रमुखता है कि आप कह सकते हैं कि इनकी कहानी का मुख्य पात्र नाग है। नेक्स्ट। इसमें भी वो देखिए उन्होंने इस पेंटिंग का चित्रण का शीर्षक इन्होंने दिया है स्नेक एंड ब्राह्मण। इसमें 2 साँप हैं और बाकी जो 4 महिलाएँ हैं वो ब्राह्मण की कोई किसी कथा से जुड़ी हुई होगी, जो इसका टाइटल ही इन्होंने दिया है स्नेक एंड ब्राह्मण। लेकिन आप देखिए जो पूरे चित्रण में मेन एरिया मतलब मेन फिगर जो है जो स्त्री पात्र है उससे भी बड़ा फिगर मतलब आप कह सकते हैं कि मुख्य पात्र साँप ही है। साँप उभर के आ रहा है और दोनों साँप एक-दूसरे के आमने-सामने एक-दूसरे को क्रॉस कर रहा है। कंपोजिशनली भी बहुत बेहतर है और इसमें आप कह सकते हैं कि नेगेटिव स्पेस का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। तो इनके काम में हमें ये सब चीज़ मतलब भरनी शैली की जैसे गंगा देवी कथनी शैली की अभूतपूर्व कलाकार हैं और सभी मिथिला कलाकारों पे भारी पड़ती हैं। उसी तरह से ये भरनी शैली की सबसे कंट्रास्ट और सबसे चटकीले रंगों में काम करने वाली कलाकार बउआ देवी हैं। जो इनके काम को देख लेता है, फिदा हो जाता है आप कह सकते हैं। या अगर एक साथ आप 50 काम रख दें सभी कलाकारों का उसमें से सबसे ज़्यादा उभर के इनका काम आता है। इतना ज़्यादा कंट्रास्ट होता है इनके रंगों में। रंग योजना जो इनकी है, वो इतने ज़्यादा कंट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल है। हालाँकि ये 4-5 कलर ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती रही हैं। काला, लाल और पीला, नारंगी और कहीं-कहीं नीले रंगों का इस्तेमाल किया है इन्होंने या ब्राउन रंग का। लेकिन ज़्यादातर पेंटिंग में इनके लाल रहता ही है, काला रहता ही है और पीला रहता ही है और ब्राउन होता है। लेकिन काला कॉमन है, काला डोमिनेट करता है, काले रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पेंटिंग में एक बैलेंस करने के लिए या आउटलाइन जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही मोटी, सामान्यतया जो मिथिला कलाकार बनाते हैं, वो पतले रेखांकन किया करते हैं या अधिक से अधिक डबल लाइनिंग कर दिया करेंगे। लेकिन इनकी जो लाइनिंग है, इनकी जो काले रंगों की रेखाएँ हैं, वो आप समझ सकते हैं कि उनके आम मिथिला पेंटर की तुलना में 10 गुना मोटी लाइनिंग है। इतना ज़्यादा प्रमुखता से उभारती हैं वो। और अगला नेक्स्ट। हाँ, आप इसमें भी देखिए काले रंग का और पीले रंग का ऐसा इस्तेमाल है जो एकदम प्रमुखता से उभर रहा है। साँप सीधे-सीधे मतलब भोला बाबा और आप नाग का देखिए कथा कैसा है कि एकदम पूरे चित्र में आप देखिए कि साफ-साफ दिखाई देता है कि मुख्य काले पूरा सॉलिड ब्लैक का इस्तेमाल किया है इन्होंने शिव जी की प्रतिमा, शिव जी का जो अंकन किया है और ऊपर साँप है। साँप और शिव स्पष्ट दिखाई देता है। बाकी चीज़ें ओवरहेड डिजाइनिंग का पार्ट है, उसका नेगेटिव स्पेस है वो लेकिन ये 2 चीज़ बहुत प्रमुखता से उभरता है। एक और ख़ास बात आप देखेंगे इनके सारे काम को, तो उसमें देखेंगे कि ये आँख का आकार जो है वो बहुत ही बड़ा मतलब आम कलाकारों से बहुत बड़े साइज में आँखों का चित्रण है। आँखों का चित्रण खास करके आप देखेंगे जैसे काठमांडू आप जाएँगे तो वहाँ जो आर्किटेक्चर में आप बड़ी-बड़ी आँखों वाले बिल्डिंग देखेंगे। तो उस तरह का चित्रण जो है कि जिसको कहते हैं ना सम्मोहित करने वाली आँखें, उस तरह का इनका चित्र में आँखों का इस्तेमाल है। आँखों में जो साइज़ है वो आम कलाकारों से बहुत ही बड़ा। एक तो प्रमुखता से उभारती हैं और उसके बाद उसका साइज़ भी बड़ा होता है। नेक्स्ट। ये भी देखिए कितना मनमोहक चित्र है, कितना सुंदर है। चारों तरफ साँप अ, डिज़ाइन नुमा पैटर्न है, जो नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं, कृष्ण भगवान सर्प पे जो डांस कर रहे हैं, वो कितना सुंदर है। चारों तरफ साँप का वो पैटर्न है, बीच में अंकित किया गया है कृष्ण। कृष्ण वाला एरिया ही कलरफुल है, बाकी एरिया सबड्यूड है। तो उभर के सेंटर में जो फिगर है, उसको उभारा गया है, लेकिन उसके बावजूद नाग का जो अंकन है, उसको ब्लैक आउटलाइन से दिखाया गया। ब्लैक आउटलाइन प्रमुखता से उभारा गया है। वो कॉमन सी बात है। नेक्स्ट। हाँ।
अब बउआ देवी की थोड़ी सी जीवन के बारे में भी हम लोग बात कर लें, तब हम किसी के काम को और जीवन को जोड़ के देखते हैं कि उनका शुरुआत, उनकी जन्म या उनकी कहानी, शादी ब्याह कैसे हुआ, कैसे काम के, इस चीजों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। बउआ देवी राजनगर के स्थित है सिमरी। तो राजनगर सिमरी उसको कहते हैं। जब भी आप सिमरी कई सारे हैं, तो इसीलिए जब भी किसी से पूछेंगे तो कहेंगे राजनगर सिमरी, ठीक ना। राजनगर सिमरी में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और शादी इनकी मधुबनी के जितवारपुर गांव में, जो आज मिथिला पेंटिंग के लिए विश्व विख्यात है, उस गांव में आई। लेकिन इनकी भी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कम उम्र से ही ये कलाकार हो गई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि बचपन से ये भी चित्र बनाती थी, 5वीं क्लास तक ये पढ़ी हैं, तो इनका भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन ये 12 साल में बहुत दक्ष कलाकार हो गई थी। 12 साल की उम्र में ही गाँव के लोग इनसे शादी-ब्याह, त्योहारों पर इनसे काम करवाने लगे थे, ये काम करने लगी थी। 13 साल की उम्र में इनकी मुलाकात होती है पुपुल जयकर से और भास्कर कुलकर्णी जो दौरा कर रहा था। आप समझ सकते हैं जिस समय सीता देवी, जगदम्बा देवी, अन्य कलाकारों से, महासुंदरी देवी से मुलाकात होती है भास्कर कुलकर्णी की, उस समय ये मात्र 13 साल की थी। तो 13 साल की उम्र में ही इनको एक तरह से इंट्रोडक्शन मिल जाता है आर्ट वर्ल्ड का, या जो कला का जो उस समय माहौल था, जो बड़े-बड़े रिसर्चर्स या बड़े-बड़े कला के कलेक्टर्स लोग आ रहे थे, उन सब से ये जुड़ती हैं। और एक खास बात है कि 13 साल की उम्र में ही इनकी कलाकृति को देख कर के पुपुल जयकर ने इनको पीठ ठोक के कहा था कि बेटी तुम बहुत आगे जाओगी। मतलब इनकी काम की दक्षता का अंदाजा आप उसी समय लगा सकते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में जो पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की दोस्त भी थी और कला मर्माज्ञ थी, शांति निकेतन से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वो कला को कितना समझती होंगी, कला को कितना बारीकी से अध्ययन किया होगा उन्होंने, और वो इनके काम को देख कर के फिदा हो गई। उन्होंने कहा कि बेटी तुम बहुत आगे जाओगी, यात्रा जारी रखो, आगे काम करते रहो। तो इनको बहुत खुशी हुई। इनको लगा कि सचमुच मुझे काम का जो ऑनर आप कहते हैं, किसी के काम को मूल्य मतलब आर्थिक रूप से आप किसी का काम को खरीदते हैं, तो भी प्रोत्साहन होता है, और अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तब भी उसको प्रोत्साहन होता है। लेकिन यकीन मानिए, मैं भी खुद एक कलाकार हूँ, मैंने देखा है कि जितना आप अर्थोपार्जन से खुश होते हैं, उससे ज़्यादा कहीं एप्रिसिएशन से खुश होते हैं। इसीलिए ये परंपरा हमारे समाज में होनी चाहिए कि हम किसी का अगर पेंटिंग ना भी खरीद सकें, तो कम से कम उसकी तारीफ तो करें, उसके काम की चर्चा ज़रूर करें, उसके ज़िक्र ज़रूर करें, किसी न किसी से बताएँ अपनी परंपरा, अपने समाज के बारे में। तो उन्हें भी, बउआ देवी को भी बहुत खुशी हुई जब 13 साल की उम्र में पुपुल जयकर ने इनको पीठ ठोकते हुए कहा कि बेटी तुम बहुत आगे जाओगी। तो ये उस समय की बात है। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया है कि बउआ देवी की बहुत सी फ़िल्में देखी मैंने, बहुत से काम करते हुए देखा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक बार सेमिनार हुआ था, तो मैंने भी इनसे गीत गवाया था। बहुत अच्छा गीत गाती हैं। तो मैंने इनसे उस समय भी वार्ता की थी, बातचीत की थी। इन्होंने कहा कि मैं जिस विषय को चित्रण करती हूँ, उस विषय से संबंधित गीत भी गाती हूँ। हालाँकि ये परंपरा अपने मिथिला में भी है, लेकिन बउआ देवी आज भी बहुत अच्छा गीत गाती हैं, बहुत अच्छे स्वर में गीत गाती हैं। तो आप मैंने देखा कि एक चैनल वाले भी इनके घर गए थे इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने भी इनसे आग्रह किया और 2-3 गीत गवाए। तो गीत बहुत अच्छा गाती हैं ये। ये एक अलग विशेषता है उनकी। जितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं, जितनी दक्षता इनकी पेंटिंग में है, उतनी ही अच्छी इनकी गायन शैली भी है। अब 1962 में इनसे जब भास्कर कुलकर्णी मिले थे, उस समय सबसे पहली कलाकृति, या आप यूँ कह सकते हैं कि पहला जो इनकी पेंटिंग बिकने का सुख होता है, ये हर कलाकार को होता है। ये बताती हैं कि मात्र 50 पैसे में एक पेंटिंग इनकी खरीदी। लेकिन फिर भी उस समय इनको मूल्य महत्ता नहीं रखती थी। काम कोई एप्रिशिएट कर रहा है, कौन खरीद रहा है, ये कला संग्राहक के बीच में जाएगा, मेरे काम को कोई पसंद कर रहा है, ये खुशी उनको थी। इसीलिए उन्होंने 3 काम उनसे बेचे, जो ₹1.5 में समझिए कि 3 काम खरीदे गए। और उस समय ये बाँस की काठी आप कह सकते हैं, बाँस की जो गरची हम लोग बनाते हैं, कलमनुमा बनाते हैं, कुछ लोग लाइनिंग करने के लिए पतला बना लेते हैं, कुछ लोग उसमें रुई लगा के बनाते हैं।
उसी से बनाते। बाद के दौर में तो लोग होल्डर से बनाने लगे, पेन से बनाने लगे, लेकिन उस समय बांस की काठी ही इस्तेमाल हुआ करती थी। ये खुद बताती हैं कि उस समय मैं बांस की काठी से ही बनाया करती थी। 20 की उम्र में बउआ देवी अपने समकालीनों के साथ, मतलब आप जो जिसमें आप कह सकते हैं जगदम्बा देवी, सीता देवी, जमुना देवी, इस तरह के 6 कलाकार थे जिनके साथ दिल्ली की यात्रा पर आई और दिल्ली में आकर के इन्होंने काम दिखाया। क्राफ्ट म्यूजियम में काम दिखाया। बहुत सारे अधिकारीगण थे, बहुत सारे मंत्री थे जिन्होंने इन लोगों का काम देखा और बहुत एप्रिशिएट किया। तो ये 20 बरस की उम्र तक आप समझिए कि कितनी अच्छी कलाकार हो गई होंगी, क्योंकि 12 बरस से ही शुरू किया था। 13 में पुप्पुल जयकर ने इनके काम को एप्रिशिएट किया और इनके काम खरीदे भी गए, बेचे भी गए। उसके बाद 20 की उम्र में वो अपने समकालीनों के साथ आती हैं। तो एक तरफ बुजुर्ग कलाकार सब थी या इनसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद इनके काम की दक्षता ही रही होगी कि उन सबके साथ मिला इनको और दिल्ली आने का अवसर मिला और यहाँ काम दिखाया गया। अभी इनके साथ इनके घर में 5 लड़की, जिनमें से 1 लड़की अब नहीं रही, 2 लड़के हैं, सब के सब मिल के काम करते हैं। सब लोग मिल के, पूरा परिवार आप कह सकते हैं कि कला से जुड़ा हुआ परिवार है, पूरा कलाकार परिवार है और कला के दमखम पर ही इनकी आर्थिक जो जीवन यापन है या आज जो भी कुछ इन्होंने हासिल किया है, जितना मान-सम्मान, प्यार, धन इकट्ठा किया है, सब कला की बदौलत किया है। वो गर्व से कहती हैं कि मेरा और कोई काम नहीं, मेरे परिवार में भी और कोई काम नहीं करता है। सब के सब कला से जुड़े हैं, सब के सब पेंटिंग करते हैं। ये इस बात की खुशी है कि कला के बल पे हम जीवित हैं, अपने हाथ या अपने दम, अपने कौशल पे जीवित हैं। तो लगातार इतने वर्षों तक काम करने वाली कलाकार, ये शिल्प संग्रहालय में, सूरजकुंड मेले में, प्रगति मैदान में, इस तरह के कई मेलों में शामिल हुई हैं। कई जगह मैंने भी इन्हें देखा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि विदेश यात्रा की जब बात आती है तो बहुत से कलाकार विदेश दौरा किए, विदेश में उनको चांस मिला। ये खासियत इनकी है कि इनके काम को इतना पसंद किया गया, खास करके हासेगावा इनके काम को बहुत पसंद करते थे। 11 बार जापान गई हैं। आप समझ सकते हैं कि उसमें से भारत सरकार या बिहार सरकार का उतना मदद नहीं मिला है इन कलाकारों को, जितना विदेशियों के द्वारा मिला है। फ्रांस में और जापान के अलावा 2 बार ये फ्रांस भी गई हैं, स्पेन भी गई हैं, बार्सिलोना भी गई हैं, मॉरिशस और यहाँ तक अपना पड़ोसी देश जो नेपाल है, वहाँ भी गई हैं। वहाँ के संग्रहालयों में, वहाँ के म्यूजियम्स ने इनकी प्रदर्शनी लगाई है और कई बार अधिकतर ऑर्डर इनके विदेशों से ही आता है। विदेशों से जो ऑर्डर आता है, उसी काम को वो करती हैं। कुछ लोग वहाँ बुलाते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। हासेगावा ने अकेले, आप समझ सकते हैं कि जापान के हासेगावा 11 बार जाने का मतलब अकेले उन्होंने 200 पेंटिंग का ऑर्डर दिया है। तो कितना बड़ा ऑर्डर ये पूरा करती हैं और काम करती हैं। तो एक खास बायर, एक बायर अगर 200 पेंटिंग का ऑर्डर देता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे लोगों ने इनसे कितना काम कराया होगा और कितना काम की होंगी, कितनी दक्षता। ज़्यादा काम करते हैं तभी वो रियाज बनता है और धीरे-धीरे इम्प्रूव भी होता है। आपके काम में दक्षता तभी आती है जब लगातार आप काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो उसके बाद रेमंड नाम के एक बायर ने भी, जो अक्सर आते हैं और भारत में मिथिला कला के बहुत अच्छे बायर में से हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम इनके खरीदे। 2015 में जो आपने चित्र देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के मेयर को जो चित्र भेंट की थी, इसी पेंटिंग के चर्चा और इस पेंटिंग के इससे आज देखिए कि इनके गाँव में भी सड़कें बनी हैं, तो इन्हें खुशी होती है। जैसे हैंडपंप लगे हैं, तो गाँव का विकास इन्हीं कलाकारों के कारण हुआ। वहाँ डीएम आने लगे, कभी मुख्यमंत्री का दौरा होता है। तो आज जो गवर्नमेंट का या राजकीय कनेक्शन बना या पूरा मिथिला का ध्यान जो जितवारपुर और रांटी की ओर गया, इन्हीं कलाकारों की बदौलत। आप रांटी में देखेंगे तो एक से कलाकार, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त, इन सबका एक दबाव था कि गाँव में जो सड़कें या चापाकल या गाँव की व्यवस्था के ऊपर जो डीएम रुचि लेता है या वहाँ के मुख्यमंत्री तक उनके बारे में पूछता है। बिहार में जो शिल्प संग्रहालय उपेंद्र भारती संस्थान, वो भी बार-बार जाते हैं, उन सब लोगों का खोज खबर लेते हैं। ये मिथिला कलाकार का सम्मान है, मिथिला कला का सम्मान है, जो पूरे देश-विदेश में ख्याति प्राप्त है। तो अब हम इन सब कलाकारों के बहाने जो गाँव का विकास हुआ, उसकी तो हमने चर्चा की, उनकी खुशी इन कलाकारों को भी है। अब हम इनकी पेंटिंग के बारे में
थोड़ा सा बात कर लें। आप सबने अभी इनकी पेंटिंग को देखा, आप एक खास बात अगर एक लाइन में इनकी पेंटिंग के बारे में कहा जाए या इनकी कलाकृतियों के बारे में कहा जाए, तो इनकी कलाकृतियां बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। मतलब कि बहुत मोटे रेखांकन से उभारती हैं मेन आकृति को, और बहुत खूबसूरत, मतलब इतनी ज्यादा कंट्रास्ट, इतने ज्यादा चमकीले रंगों का इस्तेमाल करती हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। मतलब प्रमुखता से उभरता भी है और रंगों के कारण भी इतना चमकीला है कि आप 1000 पेंटिंग में भी रख देंगे ना इनके काम, बउआ देवी के काम को, तो आप पहचान भी सकते हैं और वो लिफ्ट कर जाता है, मतलब खींचता है अपने को। मतलब एक लाइन में अगर रख दिया जाए कलाकृतियां, तो सबसे पहले आप इनकी कलाकृतियों के करीब पहुंचेंगे। ये खास बात है। जैसे मंजित बाबा चटकीले रंगों के कारण, तैयब मेहता सपाट रंगों के कारण जाने जाते हैं, उस तरह से मिथिला कला में बउआ देवी का काम सबसे ज्यादा भड़कीला, सबसे ज्यादा चटकीला और बोल्ड लाइनों में किया गया मतलब चित्रण है। तो ये आप कह सकते हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, इसीलिए मैंने एक लाइन में कहा। और नारंगी, पीला, लाल और काला रंग का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। उसमें सबसे ज्यादा काला रंग का इस्तेमाल किया है। किसी-किसी में काला बैकग्राउंड में भी इस्तेमाल किया, सपाट काला भी भरा है इन्होंने, काले रंग का मोटा रेखांकन भी करती हैं, तो काले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल है। और सर्प आकृतियों को बहुत ज़्यादा चित्रित किया है इन्होंने। साँप, क्योंकि अपने गाँव में भी वो बताती हैं कि हमारे गाँव में नाग की पूजा होती थी, तब से मैं नाग के विषय पे बनाती थी। नाग की बहुत सारी कहानियाँ सुनी मैंने, नाग के बहुत से गीत मेरी माँ ने बताए, वो गीत अभी भी मैं गुनगुनाती हूँ। तो इन सब कारण से मैं बचपन से नाग को जुड़ी हुई है और आज भी नाग को चित्रण करना मुझे अच्छा लगता है, उसका गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। और आँखें, मैंने कुछ चित्र अभी जो दिखाए गए थे, उसमें आपने देखा होगा कि आँखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी, माने फिगर में अगर फिगर छोटा भी है, तो उसकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी बनाती हैं। तो आँखें ज़्यादा बड़ी, और वो आँखें जो होती है, वो एकदम जैसे सम्मोहन पैदा करती हैं, इस तरह की आँखें हैं। और रंग योजना तो भड़कीला होता ही है, सुपर कंट्रास्ट। एक होता है ना, हम लोग कहते हैं फ़ैमिलियर कलर का इस्तेमाल, उन्हीं रंगों में अगर आप फ़ैमिलियर कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सोबर हो जाता है। लेकिन जब आप कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक रंग के विपरीत रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चमकीला हो जाता है। तो इनकी रंग योजना जो है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, भड़कीली होती है। और अब तक इनकी कलाकृतियाँ 1-2 लाख रुपए से लेकर के ज़्यादा कीमत तक में बिकी हैं, कई सारे ऑक्शंस में, कई जगह। लेकिन अच्छे कीमत में इनकी कलाकृतियाँ बिकती है। और छोटे-छोटे आकार से लेकर के, माने A4 के आकार की कलाकृतियाँ से लेके 16 से 20 फीट ऊँचाई तक के कैनवस पे इन्होंने काम किया है। मतलब आप कह सकते हैं स्केलिंग भी इनका बिग हो गया। बहुत बड़े-बड़े काम, 16 फीट मामूली नहीं होता है। बहुत बड़ा-बड़ा काम, जैसे आप गोदावरी दत्त का काम देखेंगे, 18 फीट तक का काम किया उन्होंने। त्रिशूल बहुत बड़ा उनका काम है। उस तरह से भुआ देवी ने भी 16 से 20 फीट तक की ऊँचाई के कैनवास को इन्होंने चित्रण किया है। और राम-सीता की शादी और कृष्ण की कथा सबसे ज़्यादा इन्होंने चित्रण किया है। इस विषय को हालाँकि हमारे मिथिला के सभी कलाकार इस विषय को चित्रण करते हैं, लेकिन इन्होंने भी इस विषय को चित्रण किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा विषय है, वो है इनका नाग। नाग कन्या, साँपों की कहानी या नाग पंचमी, नाग-नागिन की पूजा, इस तरह के विषयों का चित्रण बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। यहाँ तक कि इन्होंने जैसे गंगा देवी नवीन विषयों पे कुछ काम की, या कुछ बाद के जब वो अमेरिका गए तो उनके काम में बदलाव दिखा। तो इनके काम में भी आप एक चीज़ देखेंगे कि चूँकि शहर में रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं, और बहुत से लोगों के आग्रह पे, बहुत से बायर्स के आग्रह पे भी ऐसा विषय का बदलाव हुआ। इन्होंने भी कुछ नए विषयों पे काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पारंपरिक विषयों पर इन्होंने काम किया है। 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जो हमला हुआ था, इसको सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हुई थी। हम सब उस आतंकवाद के मतलब प्रतीक के रूप में उस चित्र को या उस घटना को देखते हैं, उसको भी इन्होंने चित्रण किया है। एरियल व्यू से एक दृश्य चित्रण किया है इन्होंने, जिसमें नाग से जकड़ा हुआ दिखाया है उसको। तो किस तरह से आतंकवाद अपने कब्जे में ले लेता है, ये चित्रण बउआ देवी करती हैं। तो आप समझ सकते हैं एक लोक कलाकार समसामयिक विषयों को भी चित्रण करने के लिए उनसे कैसे अवेयर रहता है, कैसे सजग है। मतलब उसके काम में समकालीनता कैसे है, इसके प्रति भी सजगता है। ये अद्भुत क्षमता है। और एक बार मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने पति, इनके पति का नाम था जगन्नाथ झा।
पति को वो याद करती हैं कि पहले हम सब मिल के काम करते थे और मैं रेखांकन कर दिया करती थी, मेन स्केच बना दिया करती थी। अब पति हमारे उसमें कलर भरने का काम करते थे। तो एक तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे के साथ मिल के काम किया करते थे। तो इस तरह से वो अपने पति को याद करती हैं और अ, अब अधिकतर बड़ा काम करने के लिए होता है कि अपने असिस्टेंट कलाकार से, अपने बच्चों से लोग असिस्टेंट का काम लेते हैं। मेन रेखांकन कर दिया और उसमें कलर फिल करने का काम उनसे किया। तो पति ने भी इनके असिस्टेंट होने का काम किया है। और इनकी पुरस्कारों की बात अब करते हैं कि 1984 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 2017 में उन्हें पद्मश्री और 1994 में जापान सरकार ने भी इनको पुरस्कृत किया और एक हरियाणा टूरिज्म ने भी 1996 में इनको पुरस्कृत किया था। तो पुरस्कार भी इनको बहुत अच्छे-अच्छे सम्मान और पुरस्कार मिले हैं और अभी भी मिले हैं, लगातार सक्रिय हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं देखता हूँ कि जाती भी हैं, बहुत सारे फेस्टिवल, सेमिनारों में ये जाती रहती हैं। तो इनसे हमें और भी उम्मीद है इनके काम को देख कर के और मैं चाहता हूँ इनके सुखद भविष्य की कामना हम सब लोग करें। लगातार सक्रिय रहें, बेहतर काम करें। तो इसी बहाने हम इस सीरीज में कैलाश जी ने जो मौका दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे सम्मानीय पद्मश्री पुरस्कृत कलाकार हैं, उन सब के काम को हम लोग डिटेल बारीकी से अध्ययन करें, ज़िक्र करें, चर्चा करें और कम से कम ये तो देखें कि आखिर क्यों पद्मश्री मिला? पद्मश्री वाली क्या क्वालिटी है? या किसी कलाकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो क्यों पुरस्कृत किया जाता है? राज्य पुरस्कार मिलता है, तो उसके क्या ख़ासियत है? तो हम काम की विशेषता की चर्चा करें। जनरली हम जीवन की चर्चा तो करते हैं, लेकिन काम पर फ़ोकस नहीं करते। क्यों काम खूबसूरत है? क्यों काम अलग है? जब तक जैसे आधुनिक कला में भी आप आते हैं, तो कोई भी गैलरी आपके काम को तब तक नहीं नोटिस लेती है, तब तक नहीं बेचती है, जब तक आपकी निजी पहचान नहीं हो जाता है। तो पहचान भी ज़रूरी है। तो आप गौर करेंगे गंगा देवी का काम भी पहचान है, मतलब उनकी शैली आप पहचान सकते हैं। बउआ देवी के काम को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। हज़ारों चित्रकारों में, मिथिला के हज़ारों चित्रकारों में आप बउआ देवी का काम पहचान सकते हैं। गंगा देवी का काम पहचान सकते हैं। ये जो तकनीकी बारीकी है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। नहीं तो मैं देखता हूँ कि अधिकतर कलाकारों को अभी भी मिथिला के भी जो आम लोग हैं, जो कला से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, उनको राजस्थानी पेंटिंग में और मिथिला पेंटिंग में कोई अंतर नहीं लगता है। उनको मुगल मिनिएचर में और मिथिला पेंटिंग में कोई अंतर नहीं लगता है। ये अजीब-सी बात है। मैं कहता हूँ कला की बहुत ज़्यादा जानकारी ना भी रखें, लेकिन इतनी जानकारी तो हमें रखनी ही चाहिए कि हमारी लोक कला, हमारे परंपरा या हमारे क्षेत्र की जो कला है, उसकी बारीकियाँ क्या है? उसमें जो कलाकार काम कर रहा है, उनकी विशेषता क्या है? इतनी तो जानकारी हमें होनी ही चाहिए। कैलाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये मौका दिया और मैं चाहूँगा आप कोई अगर चर्चा करना चाहें, किसी ख़ास बात करना चाहें, तो हम उसके लिए समय Uh, thank you so very much, Ravindra ji. As I expected, you have delivered that thing for us, for the listeners, for the viewers, and for the students, and for those who watch my program, Culture Matters with Kailas. और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इनिशिएट किया। दो पद्मश्री होने का मतलब क्या है और ये पद्मश्री क्यों है, इनकी कला की बारीकी क्या है। एक ऐसी कलाकार को आपने लिया जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो लाइन से ही सब कुछ करती है, और एक है जो बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, कलर में चटकीलापन है, नाक को बनाने की उनकी अपनी एक अद्भुत शैली है। वो शैली इतना है, जब आप वो ट्रेन दिखा रहे थे, तो ट्रेन में वो चंद्रमा तो है, लेकिन चंद्रमा, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेन एंड द मून इज क्रिएटेड विथ ए स्नेक। एंड वो तो बउआ देवी से मैं पूछ रहा था और वो मुझे कह रही थी कि मैं जब खुश होती हूँ और तब जो सूर्य चंद्रमा बनाती हूँ, तब हमारा चंद्रमा बहुत हंसता हुआ होता है, बहुत प्रफुल्लित होता है, वो डायनेमिक होता है, वो कलरफुल होता है। जब मैं दुखी रहती हूँ, खिन्न रहती हूँ, जब मैं गरीब थी, तब जो मैंने चंद्रमा को बनाया, वह चंद्रमा खिन्न था, कमजोर था, दुर्बल था, छोटा था, रंग में चटकीलापन उतना नहीं था
कितना मैं संपन्न हुई। यह जो कला प्रेमी लोग हैं, कला के इतिहासकार हैं, मिथिला में जो लोग डेटा का एक्सप्लोजन करना चाहते हैं, अननेसेसरी डेटा डालना चाहते हैं, डेटा डालो, कोई भी पेपर पढ़ा 10 जगह बिना बात को कहना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारी परंपरा है, उनको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मिथिला या मधुबनी पेंटिंग की कल्पना गीत से इतर नहीं कर सकते। गीत जो है उनका प्रेरणा स्रोत है। वो मैं बउआ देवी से बात कर रहा था, तो बउआ देवी कह रही थी कि जब वो नाग करती है तो उनको वो दशावतार याद आता है। वो नाग का जो कलिया नाग जो नृत्य करता है, वह कलिया नाग उनको याद आता है ना। और वो दशावतार जो है, राम रामा रामा कृष्णा राम कृष्ण गोविंद हरे, एक दिन कृष्ण गंध कारण धावि जमुना जल गिरे, है ना। तो वो जो नाग की पत्नी है, तो है तो जसुधा के बालक घर वापस जाओ हो, नाग जागत तो ही डासत, अब क्या करोगे। तो वो कहते जो होनी से होगे नागिन, अब तो सोचे ना बने। अब ये देखिए, अगर ये गीत ना हो तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वो एलिमेंट नहीं होगा। मैं अभी भी कहता हूं कि विद्यापति के सारे पदावलियों को, उनके सोहर को, विद्यापति के बटगवनी को हम मिथिला की महिलाएं चित्र में उकेर दे तो एक बहुत बड़ा कमाल का काम हो जाएगा। कुछ लोगों ने कुछ किया है, लेकिन कुछ किया है। मिथिला में एक परंपरा यह भी है कि हमारे साहित्यकार, जो मिथिला के साहित्यकार हैं, वो मधुबनी पेंटिंग पर आधारित कथा, उपन्यास, नाटक कब लिखते हैं। आप जाइए कांथा बंगाल का, और बंगाल के कांथा में देखिए कितनी कहानी है ना। आप पंजाब चले जाइए, पंजाब के फुलकारी पर, जो पंजाब की जो महिला थी बहुत फेमस, जो जिनको पद्मश्री मिला था, और अभी नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने भी वो क्या कहते हैं फुलकारी की वो बात की है। वो कहते हैं कि जो गुरु नानक थे, गुरु नानक की बहन थी नानकी, और नानकी ने गुरु नानक अपने भाई के लिए फुलकारी बनाया था। सो दे रिलेटेड, वो सीरी फरहाद से उसको जोड़ते है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो, और उनको गर्व होना चाहिए कि आप जितना नहीं दे पाए, उससे ज्यादा हमारे मिथिला की महिलाओं ने आपको पद्मश्री से अलंकृत किया है। आप अलंकृत हुए हो, यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनकी कलाओं से संबंधित उनकी संवेदना को रखते हुए आप अपनी कलम से रंग उकेड़ दो। रंग कब उकड़े हुए, जब उनकी कथा को आप कहोगे। तो ये मेरा छोटा सा ख्याल है, और ये गर्व का विषय है कि आपने बड़ी गंभीरता से, सहजता से, समान भाव में, जन सामान्य की भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत जल्दी ही, मे बी विद इन 10 days, हम लोग फिर 2 अन्य कलाकार को लेकर आएंगे। लोगों ने आपका बहुत बहुत, एक अशोक भंडारी साहब है, महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद अनामिका जी है, ये भी बहुत अच्छी बात कह रही है। डॉक्टर कैलाश नाथ झा, श्री कैलाश नाथ झा कह रहे हैं कि रेमंड ओवेंस पास्ड अवे, दिल्ली आर्ट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश, डेविड स्टर्नजन रनिंग द शो, थैंक्स कह रहे हैं कि वो चला रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैं कुछ नीरज क्या हो रहा है भाई। हाँ, नीरज, आई डो नॉट नो, नीरज कह रहे हैं कि लोक कला का लोक रंग कह सकते हैं, लोक कला का लोक रंग कह सकते हैं। भड़कीला चमकीला रंग होना लोक कला की बहुत बड़ी पहचान है। चलिए हम नीरज जी ये भी मान लेते हैं, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। बहुत सारे, मनीषा जी वो जो सांप की बात करे तो उसमें वो करी कि नाग बाल बसंत का जो है। और कैलाश है कह रहे हैं कि प्रोफेसर वाल्टर हाउजर
his students, diplomats visited Ranchi and bought directly from Mahasundari and Godavari and other painters in 70s and 80s and 90s before becoming popular, commercial reach. Humble way helped in marketing in early years by this way. Thanks. तो इस तरह से लोगों ने आपके लेक्चर को, आपके काम को, आपके लेक्चर को बहुत बहुत कहते हैं कि कलाकार ने अभाव में भी कला को आगे पहुंचाया है। आपको मैंने बता ही दिया कि वो कह रहे हैं कि कैलाश जी कह रहे हैं कि फ्रेंच मेड डॉक्यूमेंट्री एंड रोट अ बुक। मैं कैलाश जी से भी बात करूंगा। he's a brotherly friend of mine, and I will ask him if he can give me the clue. I can talk to that person, the person who has made the film directly, and we'll try to obtain a copy from them so that at least we would know how important it was. क्योंकि मेरी जो जैन साहब से साहित्यकारों की जो बात कर रहे थे कि मिथिला में या बिहार में जो साहित्यकार हैं वो कैसे इस कला को अपने साहित्य में डाल सकते हैं, इसका उदाहरण रेणु जी में मिलता है। रेणु ने तो भित्ति चित्र की मयूरी और भी बहुत सारे चीज में कहते हैं। बल्कि वो रसप्रिया में भी वो विद्यापति की बात करते करते कहीं पर वो बोल देते हैं। रेणु के बाद, लेकिन रेणु तब बोलते हैं जब कुछ हुआ नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेणु स्पोक इन ए टाइम व्हेन नथिंग हैपेंड। नाउ व्हेन एवरीथिंग हैज हैपेंड नोबडी टॉक्स अबाउट। ठीक है कि नहीं? ये तो मैं रेणु पर तो मैंने कुछ काम किया, मुझे मालूम है। रेणु की बात को हमने मान लिया होता तो ये समस्या ही नहीं होती। रेणु ने नामकरण दिया भीति चित्र, समझिए कि नहीं? और अभी हम लोग जैसे कभी कभी बहुत सारे विवाद को उठाते हैं कि मधुबनी पेंटिंग नहीं होना चाहिए, मिथिला पेंटिंग होना चाहिए। हमारा एक मित्र है वो कहते हैं मिथिला पेंटिंग क्यों कहते हैं, उसको मैथिल पेंटिंग को, बिकॉज इफ इट इज डन बाय द मैथिल ऑफ दरभंगा और दिल्ली और एनीवेयर एल्स इट शुड बी नेम्ड एज मिथिला पेंटिंग। तो सवाल ये कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है या नाम रहने से कुछ नहीं होता है। जो उसका जो स्पिरिट ऑफ पेंटिंग है वह लोगों में तारतम्य होना चाहिए। सारे लोग समझते हैं कि मधुबनी जो है वो एक नोमेनक्लेचर है। मधुबनी का मतलब होता है हनी, जंगल ऑफ हनी, मधुवन, मधु का वन, है ना। लेकिन मेन बात है कि लोग सब समझते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का मतलब होता है मिथिला, जो अलौकिक रीजन है, भौगोलिक रीजन नहीं है मिथिला। अलौकिक रीजन में इसीलिए कह रहा हूं कि मिथिला नेपाल में भी है, मिथिला भारत में है, कुछ पार्ट हम बांग्लादेश में भी थे जो अब हमसे कट गए। तो मिथिला तो एक ऐसा अलौकिक रीजन है। तो हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये मिथिला पेंटिंग ही है। और मेन बात है कि उस पर साहित्यकारों का, जैसे हमने कहा कि जैसे लोगों ने, साहित्यकारों ने, एक मैंने बंगला में एक नॉवेल पढ़ा और उसमें कांथा पे इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, प्रेमिका ने प्रेमी के लिए कांथा बनाया, वो प्रेमिका मर जाती है, प्रेमी बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वह मरते दम तक जो उसकी प्रेमिका ने उसके लिए जो कांथा बनाया, उस कांथा को, देखिए वो नॉनसेंस हो गया है, वो अपना सेंस खो चुका है, वो पागल है, वह उन्माद में है, वह पूरी दुनिया को भूल चुका है, लेकिन अपनी प्रेमिका के द्वारा जो बनाए हुए जो कांथा वस्त्र है, उस वस्त्र को, उस आवरण को अपने पास रखे हुए हैं। तो इस तरह का नैरेटिव जाता है। अगर हम इस तरह का नैरेटिव मधुबनी पेंटिंग में या मिथिला पेंटिंग में भी करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू दोज people of Mithila who writes pendants, who says that they are the creative genius, those who are the poets and writers, तो उनको वो समकालीन साहित्य में भी होना चाहिए। यू कैन क्रिएट पल्सेस। यू नो, मैं जानता हूं कि आजकल लड़कियां ऑनलाइन पढ़ा रही है। मैं जानता हूं बहुत लोगों को, एक बार उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि भी बुलाया था, ऑनलाइन करके वो अड़िपन सिखाते हैं। और अच्छी लड़कियां ऑल द वे, वो कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई भारत के अलग अलग राज्यों में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई हैदराबाद में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई मैड्रास में, और वो लोग सीखते हैं। तो ये जो एक कला का जो
विस्तारण हुआ है, इसका जो डिफ्यूजन है ना, तो दैट डिफ्यूजन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। तो इसको करने की जरूरत है। खैर, ये तो पटल आपका है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसर्न है, इसीलिए मैंने बोला कि है। और आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कैलाश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर giving us your important feedback and informations. You are an information house. Thank you so very much, sir. And thank you viewers, thank you everybody for there being with us. So this was Ravinder Das ji. This was Ravinder Das ji. He spoke on 2 Padma Award winner. पद्मा जो है भारत का चौथा सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। देश रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म भूषण। तो हम कल्पना करते हैं कि अगर हमारे इतिहासकार ने उन पे अच्छी अच्छी किताबें लिखी तो हमारे मिथिला के कलाकार को किसी दिन पद्म विभूषण भी मिल सकता है। और यह तब होगा जब देयर शुड बी यूनिसन बिटवीन द आर्टिस्ट एंड दोज हु राइट लिटरेचर। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। फिर किसी दिन किसी नए विधा के साथ, नए वक्ता के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन सुदिन हो गया आपके आने से। थैंक यू।